एपिसोड की शुरुआत में हमें शोंगटेंग कॉन्टिनेंट हेवनली स्पिरिचुअल डोमेन डोंगशिंग किंगडम के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं डेमोनिक सेक्ट की यहाँ पे जहाँ के एम्प्रेस की यहाँ शादी होती है और यहाँ पे काफी सारे लोग आए होते हैं। वहीं पे हमें यहाँ के राजकुमार को दिखाया जाता है जिसका नाम लिंग शांग याओ होता है और इसका जो कल्टीवेशन लेवल होता है वो अर्थ किंग लेवल का होता है और यहाँ पे सभी लोग इसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि कितना ज्यादा टैलेंटेड है। बेशक इसका लेवल एम्प्रेस से कम हो पर फिर भी ये काफी ज्यादा ताकतवर है। एम्प्रेस का जो लेवल है वो इमॉर्टल एम्परर रेल्म का है और वो काफी ज्यादा ताकतवर है। हमें फिर इन सब के रैंक सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि कौन कितना किस रैंक के हिसाब से ताकतवर है। फिर ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं पर फिर भी यहाँ पे शोंगटेंग काफी ज्यादा ताकतवर रिंग टैंग से जो कि लूजर है जिससे एम्प्रेस शादी कर रही है। पर मैं ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार एम्प्रेस उस लूजर से क्यों शादी करी है जबकि वो काफी ज्यादा कमजोर है। पर यहाँ पे उसका साथी अपना मुंह से बंद करने के लिए कहता है क्योंकि उसके साथ कुछ भी हो सकता है अगर उसने एम्प्रेस के हस्बैंड को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया तो। वहीं पे हमें एम्प्रेस के घर के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं नेंग टैंग को जो कि सोच रहा होता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इस दुनिया में रिकानेट हो जाऊंगा और मेरे साथ ये सारी चीजें होगी। मैं करीब 3 साल से स्टार वॉरियर रैंक पे अटका हुआ हूँ और मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं एक लूजर हूँ और मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे इस कंट्री की एम्प्रेस से शादी कर रहा हूँ। तब यहाँ पे एम्प्रेस आ जाती है जिसका नाम लू विंग क्विंग होता है जो कि इसे कहती है अगर मैं सीधा कहूँ तो जो ये वेडिंग है वो सिर्फ एक दिखावा है। ये कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये कहती है कि तुमने जैसा सुना ये शादी एक दिखावा है और उसके अलावा कुछ नहीं और उसके पीछे का रीजन मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और याद रखना अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ये सोचता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरी शादी भी एक झूठ है। पर तभी इसका शॉकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इसे देख के ये सोचता है कि फाइनली मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर सकता हूँ। पर ये सोचता है कि आखिरकार ये सिस्टम इसे कुछ एक्सप्लेन क्यों नहीं करा। ये अपने सिस्टम से पूछता है पर इसका सिस्टम इसे कोई जवाब नहीं देता। तभी यहाँ पे एम्प्रेस इसे कहती है क्या तुम मेरी बात सुन पा रहे हो, पर ये इसे कहता है कि अपना मुंह बंद करो, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं यहाँ पे बिजी हूँ। तो यहाँ पे एम्प्रेस गुस्सा हो जाती है और ये सोचता है कि इस वुमेन से पंगा लेना यानी कि मेरी मौत, अब मैं मरने वाला हूँ। पर तभी इसका सिस्टम इसे ऑरा सप्रेशन स्किल दे देता है जिसकी मदद से ये इसे हरा सकता है। और अब न्यांग टैंग समझ चुका होता है कि अगर ये किसी के ऊपर चिल्लाए तो इसे और ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे और ये और ज्यादा ताकतवर बनेगा। साथ ही ये सोच रहा होता है कि अगर देखा जाए तो ये इसे काफी ज्यादा ताकतवर है और फिर भी ये इसके साथ फेक मैरिज करना चाहती है। इसका मतलब न्यांग टैंग से इसे कुछ ना कुछ चाहिए और जब तक वो उसे हासिल नहीं हो जाता तब तक वो इसे नहीं मारेगी। इसी वजह से ये इस चीज का एडवांटेज उठाने का फैसला करता है ताकि इसे और ज्यादा रिवॉर्ड मिल सके। न्यांग टैंग फिर इसे कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अगर मैं तुमसे ऐसे बात करूँ क्या तुम्हें इसे कोई प्रॉब्लम है क्या। और ये शौक हो जाती है जिसकी मदद से इसे क्यूआई ब्लड पिल मिल जाता है और ये समझ जाता है कि अगर ये शौक इसे देता ही रहे तो इसे काफी सारी चीजें मिलेंगी। ये फिर इसे कहता है कि हम हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर हम कपल वाली चीजें करें तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसकी ये बात सुन के ये और ज्यादा गुस्सा हो जाती है जिसकी मदद से यहाँ पे इसके जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और ये समझ जाता है कि इसके अब ट्रैश वाले दिन गए। पर तभी यहाँ पे एम्प्रेस इसके ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि मुझे बताओ कि आखिरकार तुम किस तरह से मरना चाहते हो। इसे देख के ये समझ जाता है ये काफी गुस्सा हो चुकी है और ये इसके साथ कुछ भी कर सकती है। तो इस वजह से ये अपना ऑरा सप्रेशन को चालू कर देता है जिस वजह से एम्प्रेस की जो ऑरा है वो यहाँ पे सप्रेस हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पाती और वो अचानक से यहाँ पे बेहोश हो जाती है और ये मरते मरते बच जाता है। पर निंग टैंग को पता होता है कि इसका असर सिर्फ 3 घंटे तक रहने वाला है तो ये सोचता है कि यहाँ से भागना ही सही रहेगा। पर ये समझ जाता है ये ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकता, इस वजह से इसे लड़ने का फैसला करता है। निंग टैंग सोचता है वो जितना ही दूर क्यों ना भाग ले ये इसे पकड़ ही लेगी। तो यहाँ पे ये प्लेजर लेते हुए मरना चाहता है। इसके बाद ये इसे एक और बड़ा झटका देने का फैसला करता है और पर्दे गिरा देता है और लगभग 3 घंटे तक निंग टैंग यहाँ पे इसे शॉक देते ही रहता है। फिर हमें 3 घंटे बाद दिखाया जाता है जहाँ पे ये एम्प्रेस को कहता है कि जो हो चुका है वो अब हो चुका है और मुझे मारने में तुमने काफी ज्यादा देर कर दी है और मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए अभी भी काफी ज्यादा यूजफुल हूँ। वहीं पे एम्प्रेस सोच रही होती है कि मुझे खुद पर पेशेंस रखना पड़ेगा, मैं उसे हेवनली डेमोनिक मैनुअल मिलने से पहले नहीं मार सकती और अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा जो सेक्ट है वो कभी भी खुद के पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। पर जाते जाते यहाँ पे एम्प्रेस से कहती है कि इवनिंग से पहले पैलेस के यहाँ पे आ जाना जहाँ पे हम दोनों की वेडिंग रखी गई है। ये फिर यहाँ से चली जाती है और न्यांग टैंग यहाँ पे चैन की सांस लेता है। वो सोचता है कि कम से कम मैं उसकी यूजफुल तो हूँ, मैं पागल था कि मैंने उसे ऐसे ट्रीट किया। और तभी इसका सिस्टम इसे बताता है कि पूरी दुनिया को शॉक करने की वजह से इसे करीब 10 साल का कल्टीवेशन मिला है और इस वजह से इसका यहाँ पे ब्रेक थ्रू होने लग जाता है। फिर हमें 1 घंटे बाद दिखा जाता है जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे न्यांग टैंग 6 स्टार ब्लैक वॉरियर के रेल में पहुंच चुका होता है और ये देख के ये कहता है कि अब चाहे जो हो जाए मैं वो यूजलेस नहीं रहा जो मैं पहले हुआ करता था। अब मैं हद से ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ और एक दिन मैं अपनी वाइफ को भी दिखा दूंगा कि आखिरकार मैं किस मिट्टी का बना हुआ हूँ और साथ ही साथ में एक दिन इस दुनिया को भी अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। हमें फिर शाम को हेवनली डेमोनिक पैलेस के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ एम्प्रेस आ चुकी होती है और सभी लोग इन्हें देख के काफी ज्यादा शॉक होती है क्योंकि ये काफी ज्यादा
ज्यादा खूबसूरत होती है और साथ ही साथ ये ताकतवर भी होती है। और इसी को यहाँ पे लिंग शंग याओ देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि एम्प्रेस अपने रेपुटेशन के काबिल है, पर वो एक लूजर से शादी कर रही है, यह हरगिज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे एक पर्सन कहता है कि लगता है कि तुम्हें प्रिंसेस के ऊपर क्रश है, और मेरे हिसाब से तो तुम ही सिर्फ प्रिंसेस के लायक हो, ना कि वो लूजर। इस पर्सन का नाम क्वांग शाओ होता है, जिसका लिटरली मीनिंग होता है वाइल्ड बीस्ट, यानी कि जंगली भेड़िया। क्वांग शाओ फिर से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बिल्कुल भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि एम्प्रेस एक लूजर से शादी कर रही है। तो ये कहता है कि आखिरकार मैं इतनी आसानी से उसके अफेयर में कैसे इंटरफेयर कर सकता हूँ, पर मैं उस लूजर का चेहरा जरूर से देखना चाहूंगा जिसने हिम्मत की एम्प्रेस से शादी करने की। यहाँ पे फिर पुजारी कहते हैं कि हाँ एम्प्रेस आ चुकी है, अब हस्बैंड न्यांग टेन को बुलाने की बारी है, और वो उसे आवाज लगाते हैं, पर न्यांग टेन बार बार बुलाने पे भी नहीं आता, और वो आखिर में आता है जो कि काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। यहाँ पे सभी लोगों से काफी भला बुरा कह रही होती है। तो न्यांग टेन यहाँ पे सबसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, दरअसल ये पहली बार है कि मैं शादी कर रहा हूँ और इस चीज का मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। और इसकी ये बात सुन के सभी लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं, और लिंग शाओ याओ कहता है कि आखिरकार तुम इतने रिकलेस कैसे हो सकते हो, तुमने एम्प्रेस को इतनी देर फालतू में इंतजार कराया और उसके बाद तुम इतने घटिया से एक्सक्यूज दे रहे हो। तो यहाँ पे न्यांग टेन ही से कहता है क्या तुम बीमार हो, आखिरकार तुम हमारी शादी के दिन हमारे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो, इसे और ज्यादा डिले मत करो वरना हम अपनी वेडिंग को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और इसका ये रिप्लाई सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पे न्यांग टेन को काफी सारे रिवॉर्ड मिलते हैं। और न्यांग टेन सोच रहा होता है कि सचमुच वेडिंग वेन्यू एक ह्यूज ट्रेजर जैसा है, जहाँ पे काफी सारी चीजें आपको मिल सकती है जो कि मैंने सोची भी नहीं थी। वह लिंग शांग याओ सोच रहा होता है कि आखिरकार एम्प्रेस ने इसे ही क्यों चुना, क्या वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है? अगर ताकत का मामला हो तो मैं उसे चुटकियों में क्रश कर सकता हूँ, मैं डोंगशिंग का थर्ड प्रिंस हूँ, आखिरकार मैं इस चीटी जैसे हैंडीमैन से कैसे हार सकता हूँ। शांग याओ फिर निंग टैंग को कहता है कि मैं एम्प्रेस की इज्जत करता हूँ, इसी वजह से मैं उनकी इज्जत के लिए तुम्हें ड्यूल के लिए चैलेंज करता हूँ, क्या तुम इस चीज को एक्सेप्ट करते हो? यहाँ पे सभी लोग समझ जाते हैं कि अगर इसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया तो ये तुरंत ही हार जाएगा, क्योंकि शांग याओ इससे काफी ज्यादा ताकतवर है। ये फिर से कहता है कि मैं तुम्हें बुली नहीं करूंगा, तुम एक लूजर हो और मुझे पता है, इसी वजह से मैं अपनी आधी ताकत का यूज करूंगा तुमसे लड़ते वक्त। क्या तुम एक मर्द की तरह इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? यहाँ पे सभी लोग समझ चुके होते अगर शांग याओ अपनी आधी ताकत का भी यूज करे तो निंग टैंग को आसानी से हरा सकता है, पर यहाँ पे निंग टैंग इसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। दरअसल ये शांग याओ को सभी को शॉक करने के लिए यूज करना चाहता है, जिससे इसे रिवॉर्ड मिलेंगे। शांग याओ फिर से कहता है कि तुम्हें पता है ना, अगर मैंने अपनी आधी भी ताकत यूज की तो तुम मारे जाओगे, चलो मैं भी तो देखूं कि आखिरकार तुम एम्प्रेस के कितने लायक हो। निंग टैंग फिर से कहता है कि तुम हमारे गेस्ट हो, तुम मेरे ऊपर पहले हमला कर सकते हो, पर शांग याओ इसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे ऊपर पहले हमला किया तो हर कोई मेरे ऊपर हंसेगा, तो बेटर यही रहेगा कि तुम जैसा लूजर मेरे ऊपर पहले हमला करे। और निंग टैंग इसी का इंतजार कर रहा था और वो यहाँ पे अपना मूव करने लग जाता है, पर यहाँ पे शांग याओ इसके ऊपर हंसने लग जाता है। वहीं पे हमें हेवली डेमोनिक सेक्ट ग्रेट लीडर को दिखाया जाता है, जो कि कह रहे होते हैं कि ये सेक्ट काफी सालों से एस्टेब्लिश्ड है और अगर एम्प्रेस ने इस कचड़े से शादी कर ली तो हमारा पूरा सेक्ट बर्बाद हो जाएगा। वहीं पे हेवली डेमोनिक सेक्ट सेकंड लीडर कह रहे होते हैं कि हैंडीमैन कितना ज्यादा बेवकूफ है, ये उनकी चाल में फंस गया। वहीं पे न्यांग टेन कहता है कि मेरी पाम्स के लिए इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है, पर ये तुम जैसे लोगों को कुचलने के लिए काफी है। तो ये कहता है कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो पर तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। और न्यांग टेन का हमला जैसे जैसे उसके पास आता जाता है उसका साइज बढ़ता रहता है और वो हेवली डेमोनिक पाम बन जाता है, जो देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं कि इसके पास हेवली स्किल कैसी आ गई। ये लोग हैरान हो जाते हैं। साथ ही शांग याओ सोच रहा होता है कि ये तो एक वॉरियर रेल में आखिरकार इसने अर्थ लेवल की स्किल को कैसे मास्टर किया, पर चाहे जो हो जाए मुझे इस सील को हटाना पड़ेगा। पर काफी कोशिश करने के बावजूद ये उस सील को हटा नहीं पा रहा होता। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तभी यहाँ पे एम्प्रेस के वहाँ पे देखता है जहाँ पे वो अपनी पावर्स का यूज करके इसकी ताकत को सप्रेस कर रही होती है। और थोड़ी देर टिकने के बाद यहाँ पे शांग याओ हार जाता है और इसे देख के ये सब हैरान हो जाते हैं और ये लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि आखिरकार निंग टैंग ने यहाँ पे डेमोनिक पाम स्किल कैसे सीखी। इन सबको इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं आ रहा होता है। वहीं पे हम एम्प्रेस को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि वो मेरे हेवली डेमोनिक मैनुअल तक पहुंचने की चाबी है और उसे मैं हारने नहीं दे सकती, चाहे जो हो जाए आज मेरी वेडिंग पूरी होके रहेगी। और वही दूसरी ओर न्यांग टेंग यहाँ पे काफी लोगों को शॉक कर चुका होता है, तो इसे काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं और सबसे स्पेशल होता है चार्मिंग फिजिक। और जब ये इसे यूज करता है तो सभी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, लड़कियां, मर्द, औरतें, बूढ़े सभी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। वह न्यांग टेंग सोच रहा होता है कि सभी लोग मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर आखिरकार उसने अब तक कुछ बोला क्यों नहीं, क्या मेरी चार्मिंग स्किल उसके ऊपर काम नहीं करती? तभी यहाँ पे शांग याओ कहता है कि मैं डोंगशिंग किंगडम का प्रिंस हूँ, आखिरकार मैं तुम जैसे ट्रैश से कैसे हार सकता हूँ? तो निंग टैंग इसे कहता है कि हाँ मैं एक ट्रैश हूँ और मुझे मेरी जगह पता है। एक कल्टीवेटर के तौर पर मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे जल्दी सक्सेस मिल जाए, पर वहीं पे अगर तुम लोगों को देखा जाए तो तुम लोग राज घराने से हो और तुम लोग काफी ज्यादा ताकतवर हो, पर फिर भी तुम उस चीज का यूज यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन पे नहीं करते। तुम अपनी ताकतों का यूज दूसरों को बुली करने के लिए करते हो। अगर इस हिसाब से मैं ट्रैश हूँ तो हाँ इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर तुम
सब मेरे सामने यूजलेस हो क्योंकि तुमने अब तक कल्टीवेशन की एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ी है। ये लोग फिर कहते हैं कि तुम ये कहना चाहते हो कि हम होली सन्स और प्रिंसेस यहाँ पे यूजलेस है तुम्हारे सामने। ये कहता है कि हमारी दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है और हम सब काफी ज्यादा छोटे। यहाँ पे अभी भी काफी सारे लोग होंगे जो कि हवा, पानी और सारी चीजों को अपने कंट्रोल में कर सकती है और वो हमसे कई गुना ताकतवर है। मुझे इस दुनिया में मेरी जगह पता है, पर तुम जैसे लोग जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट होती है और अपने छोटे छोटे अचीवमेंट पे काफी ज्यादा खुश होती है और तुम अपने ओपिनियन के हिसाब से काफी ज्यादा जीनियस हो, पर अगर ताकतवर लोगों के हिसाब से देखा जाए तो तुम उनके सामने कीड़े के अलावा कुछ नहीं हो। तभी यहाँ पे डेमोनिक सेक्ट लीडर कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि अब तक हमने अपनी कल्टीवेशन की पहली सीढ़ी नहीं चढ़ी और हम यूजलेस है। वही सेकंड लीडर कहते हैं कि होली सन्स और प्रिंसेस को जीनियस की तरह ट्रीट किया जाता है, पर उस लड़के के कुछ शब्दों से यहाँ पे सभी लोग शॉक में चले गए। आखिरकार ये है कौन? ये एक छोटा सा हैंडीमैन के अलावा है ही क्या, और इसे कल्टीवेशन के बारे में पता ही क्या है? सेक्ट लीडर फिर से पूछते हैं कि निंग टैंग, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये पाम फॉर्म तुमने कहाँ से की? ये कहता है कि मैंने बुद्धा स्क्रप्चर पवेलियन के यहाँ पे ये सीखी है। तो ये कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें ये मास्टर करने में कितना टाइम लगा है? ये फिर यहाँ सोचने लग जाता है कि वो इन सबको नहीं बता सकता कि इस टेक्निक को सीखने में सिर्फ इसे 1 मिनट लगा है। तो ये ने कहता है कि मुझे पूरा 1 दिन लगा इसे सीखने में, और इसकी ये बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। सेक्ट लीडर फिर से कहते हैं कि तुम्हें पता भी है स्किल को सीखना कितना ज्यादा मुश्किल है। एक आम इंसान अगर अपनी पूरी जिंदगी भी दे दे तो वो स्किल को सीख नहीं पाएगा। इवन एम्प्रेस को भी 3 दिन लगे थे इसे सीखने में। लगता है हमें अपने सेक्ट के लिए एकदम बढ़िया डिसिप्लिन मिल गया और तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और उसी के साथ तुम एम्प्रेस को भी चैलेंज दे सकते हो। पर इसी के साथ यहाँ पे काफी सारे लोग शॉक हो चुके होते हैं इसका ये बयान सुन के, जिस वजह से इसके पास थाउजेंड्स ऑफ ईयर की कल्टीवेशन आ जाती है और ये देख के ये काफी खुश होता है। सेक्ट लीडर फिर कहते हैं कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। ये छोटी मोटी चीजें है पर तुम्हें मेजर चीजों को यहाँ पे डिले नहीं करना चाहिए। जिसके बाद ये पुजारी को कहते हैं कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा आज निंग टैंग जैसे एक महान इंसान की शादी है? जिसके बाद पुजारी इसका नाम अच्छे से लेते हैं और इन दोनों की शादी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वही एक आदमी कह रहा होता है कि ये दोनों कितनी ज्यादा सुंदर है, इन दोनों की जोड़ी तो लगता है हेवन से बन के आ रही है। तो निंग टैंग सोचता है कि कुछ देर पहले तुम सब मुझे ट्रैश बुला रहे थे और हमारी जोड़ी अब एकदम परफेक्ट है। ये फिर सोचता है कि मुझे लगता है कि जिस भी दुनिया में आप चले जाओ, अगर आपके पास ताकत है तो हर कोई आपकी इज्जत करेगा। वहीं पे हम देखते हैं एम्प्रेस को जो कि सोच रही होती है कि होपफुली सब कुछ ठीक जाएगा। जैसे कि डीमन स्टैचू ने कहा था, अगर मैंने इससे शादी कर ली तो मुझे मैनुअल मिल जाएगा। कहानी फिर कुछ समय पहले जाती है जहाँ पे हमें हेविली डेमोनिक सेक्ट के माउंटेन फॉरबिडन रीजन के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं एम्प्रेस को जो कि यहाँ पे एक स्टैचू से बात करते हुए कह रही होती है कि अगर मैंने उस लूजर से शादी कर ली तो जैसे कि तुमने प्रॉमिस किया तुम मुझे मैनुअल दे दोगे ना। दरअसल करीब आधे साल के बाद यहाँ पे 5 एम्प्रेस और 3 लॉर्ड मिलके इनके सेक्ट के ऊपर हमला करने वाले हैं। इसी वजह से एम्प्रेस को यहाँ पे गॉड रेल्म में पहुंचना है, इससे पहले वो इनके ऊपर हमला करे और वो उनसे लड़ पाए। पर अगर इसे गॉड रेल्म के रास्ते पे चलना है तो उसे सबसे पहले एक मैनुअल को ऑब्टेन करना पड़ेगा, जिसके बाद ये गॉड रेल्म वाले रास्ते पे चल पाएगी। पर मैनुअल को लेने के लिए इसे सबसे पहले गॉडली फिजिक वाले किसी इंसान से शादी करनी पड़ेगी और उसके साथ संबंध बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एम्प्रेस कहती कि बेशक वो एक लूजर हो जो कि कल्टीवेट भी ना कर पाए, पर फिर भी मैं उससे शादी करूंगी क्योंकि मैं अपने सेक्ट को कोलैप्स होने नहीं दे सकती। हम फिर प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे इन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है, पर वहीं पे हम उस पर्सन को देखते हैं जिसने यहाँ पे शांग याओ को निंग टैंग के खिलाफ भड़काया था। वो यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि इससे पहले और ज्यादा लेट हो जाए, मुझे अलायंस के लीडर को इस बारे में बताना पड़ेगा। हम फिर देखते हैं हेविली स्पिरिचुअल रैम राइट आउट अलायंस के यहाँ पे, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एम्परर जेंग टियान को जो कि एक इमॉर्टल एम्परर रैल्म में है और वो इस अलायंस के लीडर भी है। ये यहाँ अपने साथियों से बात कर रहे होते हैं, एल्डर शंग ऑफ जेन में और एल्डर टैंग फैंग। पर तभी उस आदमी का इसे कॉल आ जाता है जो कि बताते हैं कि लीडर काफी बड़ी चीज यहाँ पे हुई है। ये से कहता है कि तुम एक सेक्ट मास्टर हो, आखिरकार तुम इतने पैनिक क्यों कर रहे हो? ये कहता है कि हमें धोखा दिया गया है। जिस पर्सन से एम्प्रेस शादी कर रही थी वो कोई पीस ऑफ ट्रैश नहीं है, वो एक जीनियस है। उसने सिर्फ अपने एक मूव से थर्ड प्रिंस को हरा दिया। वो काफी ज्यादा ताकतवर है और उसने अपने स्पाम स्किल को सिर्फ एक ही दिन में सीखा है। इसकी ये बात सुन के बाकी एल्डर्स कहते हैं कि सचमुच ये लेजेंडरी जीनियस है, इसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। पर एम्परर कहते हैं कि हमें नियंग टैंग के बारे में कुछ करना पड़ेगा इससे पहले की देर हो जाए। हमें फिर शाम को एम्प्रेस के बेडरूम के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ पे नियंग टैंग सोच रहा होता है कि सभी ने मेरे यहाँ पे गॉडली फिजिक्स के ऊपर रिएक्ट किया, पर उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। नियंग टैंग फिर अपने आप को कहता है कि उठ जाओ, तुम अचानक से उसके हस्बैंड बन गए। अगर मेरे पास सिस्टम नहीं होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता, और किसे पता कि भविष्य में वो कभी मुझसे मिले भी या फिर नहीं। पर उससे पहले अगर मुझे इस दुनिया में अपने पांव जमाने हैं तो मुझे अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। पर उससे पहले ये इसके साथ मजे लेना चाहता है, इसी वजह से ये अपनी चार्मिंग फिजिक्स को एक्टिवेट कर देता है और इसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। पर एम्प्रेस इसे कहती है कि तुम्हारी स्पेशल फिजिक्स के बारे में मुझे पता है, इससे तुम छोटी मोटी लड़कियों को हैंडल कर सकते हो पर तुम मुझे हैंडल नहीं कर सकते।
एम्प्रेस फिर यहाँ पे बेड पे सोने के लिए जाने लग जाती है, पर वो इसे कहती कि मुझे पता है तुम वो करना चाहती हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ ये कर पाओ। ये इसे फिर कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो, ये कहती कि तुम्हारे अलावा और यहाँ पे है ही कौन। तो निंगटैंग कहता है कि ठीक है, आज मैं तुम्हें अपनी मर्दानगी साबित करके ही रहूंगा, और ये इसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। पर अचानक से ये एक जगह रुक जाता है और ये इसे पूछता है कि आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या किया। एम्प्रेस इसे बताती कि मैंने तुम्हारे ऑरा को सप्रेस कर दिया और तुम पूरी रात वहीं पे खड़े रहने वाले हो। नियांग टेन फिर से कहता है कि मुझे जाने दो, अगर हमें लड़ना ही है तो हम बेड पे लड़ सकते हैं, असली स्वॉर्ड और गन से। पर काफी टाइम बीत जाने के बाद यहाँ पे नियांग टेन सोचता है कि लगता है उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है मुझे आज रिलीज करने का। इसका मतलब हम दोनों का जो गैप है वो काफी ज्यादा बड़ा है, और बेटर यही रहेगा कि मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लूं। एक दिन मैं उसे दिखाई दूंगा कि उसका हस्बैंड इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। नियांग टेन फिर यहाँ पे अपनी स्किल को इम्प्रूव करने लग जाता है और कल्टीवेट करने लग जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम निंगटैंग को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि मुझे क्या पता था कि एम्प्रेस मुझे पूरी रात खड़े रखेगी, सचमुच वो काफी ज्यादा जिद्दी औरत है। इसके बाद ये सोचता है कि मैंने पूरी रात कल्टीवेशन की, पर मैं फिर भी सिर्फ 7 स्टार ब्लैक वॉरियर तक ही पहुंच पाया, मैं अब इतना तेज नहीं हूँ। पर तभी इसका सिस्टम इसे बताता है कि यहाँ पे अबेंडेंट ऑरा को कल्टीवेट करने के लिए उसे एक जगह को चुनना चाहिए। तो ये कहता है कि मेरी मेमोरीज के हिसाब से मुझे पता है ये कौन सी जगह हो सकती है, और ये प्राइमरी कल्टीवेशन ग्राउंड की यहाँ पे चले जाता है, जहाँ पे ये जगह की पूरा ऑरा सोख रहा होता है। और यहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि ये तो एम्प्रेस का हस्बैंड है, मैंने सुना था ये तो एक ट्रैश था, पर अचानक से इतना ज्यादा ऑरा क्यों शक कर रहा है। वही निंगटैंग सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि कल्टीवेशन ग्राउंड का जो हो रहा है वो इतना ज्यादा प्योर होगा और इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये फिर सोचता है पर ये इतना तेज नहीं है कि इससे मैं लेवल अप कर सकूं, और इसकी ये बात सुन के काफी सारे लोग शॉक में चली जाती है। निंगटैंग फिर यहाँ पे कहता है कि लगता है मुझे अपने 10 फोल्ड कल्टीवेशन पावर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, और वो ऐसे ही करता है, जिस वजह से वो यहाँ की ऑरा को पहले से 10 गुना तेजी से ऑब्जॉर्व करने लग जाता है, जिस वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आने लग जाते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो शॉक में चले जाते हैं और यहाँ पे घबराने लग जाते हैं। पर इसको यहाँ पे वाटर ड्रैगन स्टेप्स मिल जाता है एक रिवॉर्ड के तौर पर, जिसे ये कुछ ही देर में सीख भी जाता है। निंगटैंग की बॉडी में अब ऑरा तो स्टोर हो चुका होता है, पर यहाँ पे नई स्किल्स के बिना ये किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पे एक लड़की से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार इस सेक्स की टेक्निक कहाँ पे है। ये से बताती है कि फैमिली हेड जो स्क्रिप्चर डेमोस्ट्री है वहाँ पे ये टेक्निक सबको मिल जाएंगी, और वो जगह आज खुली भी हुई है। तो ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, पर ये कहता है कि आखिरकार अभी अभी तुमने मुझे क्या कहा। ये से कहती है कि दरअसल अगर हम रिकॉर्ड्स के हिसाब से चले, जो एम्प्रेस को शादी करता है वो यहाँ का फैमिली हेड बन जाता है। निंगटैंग से कहता है कि फैमिली हेड की जगह तुम मुझे ओल्डर ब्रदर बुला सकती हो, और ये फिर यहाँ से चले जाता है। निंगटैंग फिर यहाँ पे डेमोस्ट्रेट के यहाँ पे आके एक पर्सन से पूछता है क्या तुम सब यहाँ पे डेमोस्ट्रेट के लिए खड़े हो, आखिरकार ये लाइन कब खत्म होगी। पर ये पर्सन जब यहाँ पे इसको देखता है तो ये कहता है कि फैमिली हेड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और जब यहाँ पे लड़कियां इसे देखती है तो वो उसे चिपकने लग जाती है, और सभी लड़के इससे जेलस हो जाते हैं। तभी यहाँ पे एल्डर गु यान आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कि इस जगह की रूल और मर्यादा है, आखिरकार तुम सब ऐसी चीज यहाँ पे कैसे कर सकते हो। गु यान को देखे सभी लोग यहाँ पे बात करने लग जाते हैं कि एल्डर गु यान यहाँ पे काफी ओल्ड फैशन है और वो अपने रूल्स के हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, पर बेशक यहाँ पे ये अपने इसके हस्बैंड क्यों ना हो, गु यान इन्हें कभी भी यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देने वाले। पर एल्डर गु यान यहाँ पे इसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि फैमिली हेड को मैं ग्रेट करता हूँ, और साथ ही साथ डेमोस्ट्री की इसे की भी दे देते हैं, जिसे प्रेस करने के बाद ये डेमोस्ट्री के अंदर चले जाता है। पर यहाँ पे ये डायरेक्ट 5th फ्लोर में जाता है, जहाँ पे इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती, और ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर ये अपने लिए बेस्ट टेक्निक चुनना चाहता था, इसी वजह से ये सबसे बड़े वाले फ्लोर में गया होता है, और यहाँ पे इसे एक बड़ी टेक्निक भी मिल जाती है, जो कि होती है एडवांस अर्थ रैंक डीमन किंग टेक्निक। और कुछ ही देर में ये इस टेक्निक को सीख जाता है, जिस वजह से यहाँ पे बाहर सभी लोगों को काफी बड़ा झटका लगता है। लोग समझ नहीं पा रहे होते कि आखिरकार ये शॉक वेव कहाँ से आया। गु यान फिर निंगटैंग से पूछता है कि फैमिली हेड क्या आप ठीक तो है ना, हमें यहाँ पे एक जोरदार झटका लगा है, इसी वजह से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। निंगटैंग कहता है कि हाँ एक प्रॉब्लम है, अब तक मैं सिर्फ कुछ ही बहुत स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन कर पाया हूँ। तो ये कहता है कि आपको इस चीज के ऊपर डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप 10 भी ओपन कर देते हो तो भी वो आपके लिए काफी बड़ी बात रहेगी। पर यह निंगटैंग से कहता है कि मेरे पास अभी भी 50% और बाकी है, और मैं बस अब तक 100 स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन करने में कामयाब हुआ हूँ। तो गु यान इसकी ये बात सुन के हैरान हो जाता है, क्योंकि इस तरह के लेवल तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है। एक हेवनली बीइंग इस चीज को अचीव कर सकता है, वो भी 30 मिनट में। वही गु यान को शॉक देने की वजह से निंगटैंग को यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे गॉड रैंक की टेक्निक मिल जाती है।
ये फिर हमें बताता है कि मार्शल आर्ट की दुनिया 5 कैटेगरीज में बटी हुई है, हाई से लेकर लो रैंक तक। गॉड, हेवन, अर्थ और ब्लैक और येलो रेल्म। और गॉडरिक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड रैंक स्किल है, और इसके बाद ये अपने सिस्टम को इसे कल्टीवेट करने के लिए कहता है, और ये धीरे धीरे इसकी बॉडी में ऑब्जर्व होना चालू हो जाती है। पर यहाँ पे इसे कुछ अजीब सा महसूस होने लग जाता है, और इसकी यहाँ पे हड्डियां दोबारा टूट के दोबारा बनने लग जाती है, मानो ये दोबारा से पैदा हो रहा हो। यहाँ पे इसका जो सिस्टम है इसे बताता है कि इसने अब तक गॉड रैम के रिकॉर्ड को सिर्फ 30% ही ऑब्जॉर्व किया है। इसके स्पिरिचुअल वेन्स भी अब ओपन होने वाले होते हैं, पर ये फिर भी यहाँ पे गॉड रैम के रिकॉर्ड को देखना चाहता था, इसी वजह से ये इसे बीच में ड्रॉप नहीं करता और भी ज्यादा स्पिरिचुअल वेन्स को एक्टिव करने लग जाता है। वही गुयान कह रहा होता है, क्या फैमिली हेड सचमुच इतने ज्यादा टैलेंटेड है, मुझे कभी नहीं लगा था। उनकी कल्टीवेशन टैलेंट सचमुच इंसेन है, इतने कम एज में वो इतना ज्यादा ऑरा को पोजेस कर रहे हैं, सचमुच वो एक इनविंसिबल है। तभी यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो कि कहता है कि आखिरकार ये सब मेरे सेक्ट में हो क्या रहा है, और ये सुप्रीम एल्डर होते हैं जगह के। ये कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पे सब हो क्या रहा है। तो यहाँ पे गुयान कहता है कि आपका ब्रेक थ्रू कैसा रहा। सुप्रीम एल्डर से डांटते हुए कहते हैं कि आखिरकार मेरा ब्रेक थ्रू कैसे होगा, अचानक से जितना भी हो रहा था वो गायब हो गया, और आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और ये चीज किसने की है। गुयान इसे बताता है कि लगता है आपको पता नहीं है, पर एम्प्रेस ने शादी कर लिया और ये उनके हस्बैंड ही कर रहे हैं। तो ये कहता है कि उस लड़की ने शादी कर ली, आखिरकार उसका हस्बैंड है कौन, क्या वो किसी बड़े पैलेस का एम्परर है या फिर कहीं का लॉर्ड है। ये कहता है कि उनमें से कोई भी नहीं है, वो हमारे सेक्ट का एक स्टूडेंट है। तो ये कहता है कि एक स्टूडेंट, आखिरकार वो उसकी वर्दी कैसे हो सकता है। आखिरकार एक आम आदमी में उसे ऐसा क्या दिखा कि उसने एम्परर से शादी करने के लिए मना कर दिया। तभी यहाँ पे एम्प्रेस आ जाती है जो कि इसे कहती है कि किसी आम एम्प्रेस से वो मेरे काफी ज्यादा काबिल है। सुप्रीम एल्डर फिर से कहते हैं कि लड़की, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है, हमें एक बड़े अलायंस की जरूरत थी ताकि हम अपने सेक्ट को बचा सके। अगर तुम्हें शादी ही करनी थी तो तुम्हें एक ताकतवर हस्बैंड को चुनना चाहिए था, आखिरकार तुमने एक बच्चे से शादी क्यों की। एम्प्रेस ऐसा कहती कि सुप्रीम एल्डर, जो आप कह रहे हो आपको उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं एक एम्प्रेस हूँ और आपको मेरे पर्सनल अफेयर्स के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते कि ठीक है एम्प्रेस। तभी यहाँ पे इन्हें झटके की आवाज सुनाई देती है और इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे थंडर ट्रिब्यूलेशन हो रहा है, पर ये लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पे थंडर ट्रिब्यूलेशन क्यों हो रहा है। सुप्रीम एल्डर ने बताते हैं कि थंडर ड्रैगन अभी एक फॉर्म में आ रहा है और वो अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर से उसे घुसाना चाहता है, जिस वजह से वो अपने सारे स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन कर लेगा। इनकी ये बात सुन के गुयान कहता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने यहाँ पे ट्रिब्यूलेशन के यूज करके अपने स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन किए हो। सुप्रीम एल्डर फिर कहते हैं कि लड़की, क्या तुम्हारा हस्बैंड सचमुच एक आम स्टूडेंट है, जैसा उसके पास टैलेंट है उस हिसाब से तो वो एम्परर लेवल कुछ ही दिनों में पहुंच सकता है। वही एम्प्रेस सोच रही होती है ये सब उसके गॉडली फिजिक्स की वजह से, इस वजह से वो इतने सारे स्पिरिचुअल रैम्स को ओपन कर पा रहा है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वो चुटकी बजाते ही एक गॉड बन जाएगा। तभी यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो उसकी स्पिरिचुअल सी है वो बंद हो रही होती है, और अगर ड्रैगन डायरेक्ट उसकी बॉडी में घुसा तो यहाँ पे उसकी जो बॉडी है वो फट जाएगी। तो एम्प्रेस कहती है कि तुम सब पीछे हटो और ये सब देखो जब तक मैं उसे प्रोटेक्ट कर रही हूँ, और ये अपने ऑरा को इसके अंदर ट्रांसफर करने लग जाती है ताकि वो इस ट्रिब्यूलेशन को आराम से झेल सके। और यहाँ पे ऐसे ही करने लग जाती है, और उसी के साथ यहाँ पे नियांगटैंग के अंदर जो है वो ड्रैगन समाने लग जाता है, और धीरे धीरे करके यहाँ पे इसके कपड़े भी फट जाते हैं। पर वक्त पे यहाँ पे नियांगटैंग इसे पकड़ लेता है और कहता है कि वाइफ तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे बचाने के लिए अपने कपड़े भी फाड़ लिए। ये ऐसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं और मुझे छोड़ दो, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ कर दूं। वही गुयान यहाँ पे सुप्रीम एल्डर से पूछता है कि आखिरकार आपने अपने वक्त में कितने स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन किया था एक बार में। ये कहते हैं कि मैं अपने वक्त का जीनियस था और मैंने टोटल यहाँ पे 80 स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन किया था। ये लड़का एक्सट्रीमली टैलेंटेड लग रहा है, मेरे हिसाब से इसने 40 या फिर 50 स्पिरिचुअल वेन्स को तो ओपन किया ही होगा। गुयान फिर नियांगटैंग से पूछते हैं कि आखिरकार आपने कितने स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन किया है। तो ये कहता है कि मुझे चेक करना पड़ेगा, और जब नियांगटैंग देखता है तो इन्हें बताता है कि उसने करीब 199 स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन किया है। और इसकी ये बात सुन के सुप्रीम एल्डर यहाँ पे शॉक में चले जाते हैं। वहीं से कुछ ही दूर डॉक्सिंग किंगडम की इंपीरियल कोर्ट के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं फिजिशियन तिएन लियाओ को और साथ ही साथ डॉक्सिंग किंगडम के एम्परर लिन बा को। यहाँ पे फिजिशियन से बता रही होती है कि जहाँ पे ये ट्रिब्यूलेशन हुआ है वो हेवनली डेमोनिक सेक्ट के यहाँ पे है। तो ये कहते हैं कि दोबारा से हेवनली सेक्ट, मेरा बेटा जब से वहाँ से वापस आया है तब से ना वो कुछ बोल पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, और यहाँ तक कि मेडिसिन भी उसे ठीक नहीं कर पा रही है। ये फिर लियांगटैंग को कहता है कि बाकी अलायंस से कांटेक्ट करो, हमें हेवनली सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है। तो लियांगटैंग कहता है कि वहाँ पे एम्प्रेस भी है। तो ये कहता है तो क्या हुआ, हेवनली डेमोनिक सेक्ट डॉक्सिंग किंगडम के अंदर आता है और वो दिन प्रतिदिन हमसे ताकतवर बनते जा रहे हैं। मैं हमेशा चिंता में रहता हूँ कि अगर उन्हें जल्दी ही तबाह नहीं किया गया तो एक
दिन वो इंपीरियल फैमिली को एलिमिनेट कर देंगे। वहीं पे हमें एम्परर ज़ंग टियान को दिखाया जाता है, जो कि कह रहे होते हैं कि इतना बड़ा थंडर सेलिब्रेशन कहीं एम्प्रेस ने ब्रेक थ्रू तो नहीं कर लिया गॉड रैम से। ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी वो ब्रेक थ्रू कर पाएगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और अगर उसने सचमुच ब्रेक थ्रू किया है तो इसका मतलब हम अगर 6 महीने में उनके ऊपर हमला करेंगे तो हम सबके सब मारे जाएंगे। ज़ैंग टियान फिर से कहते कि तुमने बिल्कुल सही कहा, गॉड बनना इतना आसान नहीं है और वो अब तक गॉड रेल्म में नहीं पहुंची है। लगता है तुम उस कहानी को भूल चुके हो कि 100 साल पहले काफी सारे एम्प्रेस ने ट्राई किया था गॉड रेल्म में पहुंचने के लिए, पर सबके सब नाकामयाब हुए और वो सबके सब मारे गए। वही एल्डर टियांग फैंग कहते हैं कि इतना बड़ा थंडर ट्रिब्यूशन हुआ है जिसने पूरे डोमेन को हिला के रख दिया है, इसका कहीं ना कहीं से तो सोर्स हो गई। ज़ैंग टियान ने कहते हैं कि इसका सोर्स कहीं से भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, पर एम्प्रेस और डेमोनिक सेक्ट हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी उन्हें मिटाने की तैयारी करनी पड़ेगी। वहीं पे हमें डेमोनिक सेक्ट क्या दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर सोच रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि इस तरह का पर्सन भी हमारे सेक्ट में हो सकता है। ये लड़का एक शार्प वेपन की तरह है, फ्यूचर में ये आराम से गॉड रेल्म को भी छू सकता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है निंग टैंग और एम्प्रेस को, जो कि इसके कपड़े फाड़ देती है। तो निंग टैंग कहता है कि हनी आखिरकार तुम ये सब खुले में क्या कर रही हो, सभी लोग हमें ही देख रहे हैं, हमें ये सब प्राइवेट में करना चाहिए। पर तभी यहाँ पे ये से झटका दे देती है। तो ये से पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एम्प्रेस से बताती कि तुम्हारे शरीर के अंदर हिडन डैमेज थे ट्रिब्यूशन के, और मैंने तुम्हें उसे रिकवर करने में मदद किया है। तो ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, लगता है मेरी वाइफ मेरे बारे में काफी ज्यादा चिंता कर रही है और इस चीज से मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। पर एम्प्रेस यहाँ पे अपनी ताकत का यूज करके इसे दूर फेंक देती है। गोयान फिर से पूछता है कि एम्प्रेस फैमिली है ठीक तो होंगे ना। तो ये कहते कि चिंता मत करो, मैंने सिर्फ अपनी ताकत का 10% यूज किया है, वो इसे मरेगा नहीं। और हाँ, जो भी कुछ हुआ उस बारे में किसी को भी मत बताना, अगर किसी ने भी इस चीज के बारे में किसी को भी बताया तो मैं उसे बेरहमी से मार दूंगी। तो ये कहते कि ठीक है। वहीं पे हमें निंग टैंग को दिखाया जाता है, जो कि लड़कियों की नहाने वाली जगहों पे गिर जाता है और ये सोचता है कि मेरी फैमिली हेड की रेपुटेशन अब मिट्टी में मिल चुकी है। ये फिर इन सबको समझाने की कोशिश करता है कि ये सब एक्सीडेंट था, मैं तुम सबको इस चीज के बारे में बता सकता हूँ। ये लोग कहते हैं कि लगता है हमारे फैमिली हेड पीपिंग टॉम है, अगर आप हमारा सब कुछ देखना चाहो तो हम दिखा सकते हैं। ये इन सबको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ये लड़की इसके ऊपर हमला कर देती है और इसे पकड़ने लग जाती है, पर ये किसी तरह यहाँ से बच के निकल जाता है। ये फिर सोचता है कि आखिरकार एम्प्रेस क्या सोच रही थी कि उसने मुझे यहाँ पे फेंक दिया, और साथ ही साथ मेरी गॉडली फिजिक्स, अगर मैं वहाँ पे थोड़ी देर रुकता तो पता नहीं ना जाने क्या हो जाता। मैं उसके ऊपर चीट नहीं करना चाहता, क्योंकि वैसे भी हमारे रिलेशन इतना अच्छा नहीं है। तभी यहाँ पे इसके सामने एम्प्रेस आ जाती है, जो कि कहती है कि लगता है तुमने नहा लिया, अब मेरे साथ चलो। तो ये कहते कि तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो। ये कहती कि चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। ये दोनों फिर एक गुफा के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे निंग टैंग पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे ये कहाँ पे ले आई। ये इसे बताती है ये फॉरबिडन रीजन है हमारे सेक्ट का, इस जगह का नाम हेवन डेमोनिक केव है, और यहाँ पे जितने भी पहले लीडर्स रहे जो कि इस सेक्ट के, उन सब के स्पिरिचुअल टैबलेट्स है। पर निंग टैंग सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब ये मुझे क्यों बता रही है। वहीं पे एम्प्रेस सोच रही होती है कि अगर मुझे मैनुअल मिल गया तो मैं गॉड रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लूंगी और मुझे उन बेकार लोगों से डरने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। एम्प्रेस फिर से कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपना जो थोड़ा सा ब्लड है वो स्टैचू के ऊपर डाल दो। ये कहता है कि मेरा ब्लड आखिरकार तुम्हारे से मतलब क्या है। एम्प्रेस कहती कि चिंता मत करो, इससे तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला, अगर मुझे तुम्हें खत्म ही करना होता तो मैं तुम्हें कब का खत्म कर देती और तुम बच भी नहीं पाती। निंग टैंग फिर यहाँ पे सोचने लग जाता है कि वो जो कह रही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है, वो मुझे पल भर में ही मार सकती है। और थोड़ी देर सुनने के बाद ये कहता है कि ठीक है, मैं ये चीज तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। ये फिर अपने ब्लड का थोड़ा एसेंस यहाँ पे उस मूर्ति के ऊपर गिरा देता है और वो मूर्ति के इंसान का रूप ले लेती है और कहती कि हेवनली डेमोनिक सेक्ट के लोगों, मैं फाइनली जाग चुका हूँ। तो यहाँ पे एम्प्रेस से कहती है क्या तुम ही सेक्ट के फाउंडर हो। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो डेमोनिक सेक्ट के एंसेस्टर होते हैं वो अब जाग चुके होते हैं, और इन्हें देख के निंग टैंग सोच रहा होता है कि डेमोनिक सेक्ट को स्टैब्लिश हुए करीब 1000 साल बीत चुके हैं, पर आखिरकार ये अब तक जिंदा कैसे है। और तभी यहाँ पे एंसेस्टर कहते हैं कि करीब 1000 साल बीत चुके थे और फाइनली गॉडली फिजिक वाला यहाँ पे आ गया, मैं काफी खुश हूँ। पर यहाँ पे एम्प्रेस से कहती कि आखिरकार आपका मतलब क्या है, और आखिरकार वो मैनुअल कहाँ पे है जिससे मैं गॉड बन सकती हूँ जैसा आपने प्रॉमिस किया था। पर एंसेस्टर से कहते कि लड़की तुम सचमुच काफी ज्यादा जिद्दी हो, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैनुअल को प्रैक्टिस करने से तुम गॉड बनने का रास्ता ढूंढ निकालोगी। वो बस एक अफवाह थी जो कि मैंने बनाई थी, और तुम्हारी बेवकूफी का शुक्रिया, तुमने मेरा काफी वक्त बचाया है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं गॉडली फिजिक्स वाले को ढूंढ पाया। इसकी ये बात सुन के निंग टैंग सोचता है इसका मतलब उसने मेरी गॉडली फिजिक्स की वजह से मुझसे शादी की ताकि वो एक गॉड बन सके। तो एम्प्रेस से कहती है कि जो एंसेस्ट्रल टेक्निक जो कि आपने हमें पास डाउन की थी और हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होते जा रही है सेक्ट में, क्या उसका यही पर्पस था कि इस दुनिया में आप वापस आ सको। ये कहता कि तुमने बिल्कुल सही कहा, प्रीवियस जितने भी लीडर रहे वो यूजलेस थे और उनमें से कोई भी गॉडली फिजिक्स को ढूंढ नहीं पाया, पर लकीली इस बार तुमने मेरे लिए वो कर दिखाया। तो एम्प्रेस कहती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, और वो हेवनली डेमोनिक पाम का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देती है जो कि काफी भयानक होता है। इसके इस हमले को देख के नियांग टैंग सोचता है कि इसकी
ताकत मुझसे कई गुना ज्यादा है क्योंकि वो एम्परर लेवल की है और उसके जो पाम का हमला है वो मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। तभी यहाँ पे एंसेस्टर एम्प्रेस को कहते हैं कि छोटी लड़की, बेशक तुम इमॉर्टल एम्परर रेल्म कल्टीवेटर हो पर फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ। पर हाँ, अभी मैं जिस स्टेट में हूँ मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता, पर मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट हमला करूँ क्योंकि मेरा टारगेट तुम्हारा हस्बैंड है। और वो निंग टैंग के ऊपर हमला कर देता है। निंग टैंग कहता है कि मैं समझ गया कि तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए, तो आओ मेरी बॉडी को ले लो। यहाँ एम्प्रेस इसे बचाने की कोशिश करती है पर काफी देर हो जाती है और वो इसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। वहीं पे हमें स्पिरिचुअल सी के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे एंसेस्टर कह रहा होता है कि जैसे कि मैंने सुना था गॉडली फिजिक्स हर तरह के कल्टीवेशन को सपोर्ट करता है, इसी वजह से ये सबसे बेहतर होता है। पर तभी ये देखता है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल सी भी होता है और वो सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके डंटियास के अंदर स्पिरिचुअल सी भी होगा, लगता है मैं काफी ज्यादा लकी हूँ। पर तभी इसे यहाँ पे झटकों की कुछ आवाज सुनाई देती है और ये सोचता है कि आखिरकार ये झटके की आवाज कहाँ से आ रही है और ये देखता है कि इसकी बॉडी के अंदर थंडर ड्रैगन स्पिरिचुअल वेन्स होती है। इन्हें देख के ये कहता है कि मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी की स्पिरिचुअल वेन्स थंडर ड्रैगन भी बन सकती है। पर तभी इसे याद आता है कि एंशिएंट टाइम से थंडर और लाइटनिंग जो है वो स्पिरिट की दुश्मन है और अगर यहाँ पे इसने जरा से भी चूक की तो यहाँ पे इसका खात्मा हो सकता है। ये फिर सोचता है ये इस बॉडी में अब नहीं रह सकता। पर तभी इसे यहाँ पे कुछ आवाज आती है और वो कहता है कि ओल्ड मैन, अब जब तुम मेरे शरीर के अंदर आ ही चुके हो तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो बाहर जाने नहीं दूंगा। ये समझ जाता है कि लड़का काफी ज्यादा चालाक है, इसे पता था कि मेरी स्पिरिचुअल स्टेट जो है वो थंडर और लाइटनिंग से काफी ज्यादा डरती है और ये जबरदस्ती मुझे अपने शरीर के अंदर नहीं डाल सकता था और तभी इसने जानबूझ के मुझे अपने शरीर के अंदर आने दिया। तभी यहाँ पे निंग टैंग का सिस्टम उसे बताता है कि हेवली डीमन को शॉक करने की वजह से इसे स्प्रिट डिस्ट्रक्शन स्किल मिला है। निंग टैंग फिर से कहता है कि क्या हुआ हेवली डीमन, अब तुम उतने एरोगेंट नहीं हो क्या? ये कहता है कि बच्चे, बेशक अभी मैं स्प्रिट फॉर्म में हूँ पर फिर भी मैं एक इमॉर्टल एम्परर रेल्म में हूँ, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। इसके बाद ये हेवली पाम का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है पर यहाँ पे निंग टैंग अपने ड्रैगन की मदद से इसके हमले को रोक देता है, जो देख के हेवली डीमन शॉक में चले जाता है। जिसके बाद निंग टैंग अपनी स्किल का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है जो कि होती है स्पिरिट डिस्ट्रक्शन स्किल और इस हमले के बाद ये अपनी आधी ताकतों का यूज नहीं कर पा रहा होता है। तो ये इसे कहता है कि हेवली डीमन, अब तुम्हें स्ट्रगल करना बंद कर देना चाहिए और चुपचाप मेरे गॉडली फिजिक्स के लिए पावर बन जाना चाहिए। तो ये कहता है कि बच्चे मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पर निंग टैंग यहाँ पे अपने ड्रैगन को इसे ऑब्जर्व करने का आदेश देता है और ऐसा ही होता है और ऐसा करके हेवली डीमन मारा जाता है। वहीं पे हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एम्प्रेस को, जो कि कह रही होती है कि मैनुअल जिससे मैं गॉड बन सकती थी वो सिर्फ एक कफा थी, ये सब एक स्कैम था। पर आखिरकार अब मैं इसका क्या करूँ, इसने मेरी बॉडी को छुआ है, मैं इसे जिंदा नहीं रहने दे सकती। पर छोड़ो, मुझे धोखा मिला है पर मैं हेवनली डीमन को इसके शरीर के ऊपर कब्जा करने नहीं देख सकती मेरी आंखों के सामने और ये उसके ऊपर अपनी पावर का यूज करके हेवनली डीमन को हटाने लग जाती है। तभी यहाँ पे निंग टैंग को होश आ जाता है और ये से पूछती है कि तुम पोजेस थे ना? ये कहता है कि तुम क्या कह रही हो? ये कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, वो एंसेस्टर इमॉर्टल एम्परर रेल्म में थे और तुम ब्लैक बॉडी रेल्म में हो, आखिरकार उनकी सारी पावर को तुमने कैसे शक कर लिया? यह हंसते हुए कहता है कि इतने सारे स्पिरिचुअल पावर के बाद मुझे काफी सारा ऑरा मिलेगा, है कि नहीं? तब यहाँ पे इसके सिस्टम इसे बताता है कि उसने सारे बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया है। उसने फोर्सफुली एक कल्टीवेटर का, जो कि इमॉर्टल एम्परर रेल्म में था, उसकी सारी पावर को सक कर लिया है, जिस वजह से ऑब्जर्वेशन में दिक्कत आ रही है और अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन होने वाला है। और थोड़ी देर में निंग टैंग महसूस करता है कि जो उसकी स्पिरिचुअल सी है वो लावा की तरह बॉइल हो रहा है और उसका शरीर पूरी तरह गर्म हो चुका है और ये कुछ ही देर में एक्सप्लोड हो जाएगा। पर तभी यहाँ पे एम्प्रेस इसे किस कर लेती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, एम्प्रेस निंग टैंग को किस कर लेती है। एम्प्रेस फिर से कहती है अगर तुम एक्सप्लोड नहीं होना चाहते हो तो शांत रहो। यहाँ पे निंग टैंग सोचता है क्या वो मेरी मदद कर रही है मेरी वैलिड स्पिरिचुअल पावर को सप्रेस करने में। यहाँ पे फिर हमें कुछ घंटे बाद दिखाया जाता है जहाँ पे एम्प्रेस इस धक्का मार के कहती है कि अब तुम ठीक रहोगे। यहाँ पे ये सोचता है कि वैसे तो ये प्रोसेस काफी एक्साइटिंग था पर ये जल्दी खत्म हो गया। जिसके बाद ये से कहती है कि ये तुम्हारे लिए। ये पूछता है ये क्या है? ये बताती है ये स्पिरिट पल है जिसके अंदर स्पिरिट्स की एनर्जी है और ये हेवनली डीमन का ऑरा कंटेन करता है। तुम इसे डेली ऑब्जर्वेशन कल्टीवेट टूल के तौर पर यूज कर सकते हो, पर याद रखना इसका ज्यादा यूज मत करना। अगर तुमने ज्यादा यूज किया तो तुम दोबारा से फट सकते हो और हर बार मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकती। ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। पर अब जब हम हेवनली डीमन को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं तो क्या हम अपने पूर्वजों के आंखों में धोखेबाज नहीं है क्या? पर एम्प्रेस उस जगह को तोड़ते हुए कहती है कि वो आदमी हमारे जनरेशन के लीडर को हमेशा से धोखा देते आए हुए अपने मतलब के लिए। वो आदमी हमारे सेक्ट की मेंबर कहलाने के लायक नहीं है, तो इस वजह से हमने किसी को भी धोखा नहीं दिया।
पर एम्प्रेस यहाँ पे जाते हुए सोच रही होती है कि मुझे नहीं लगा था कि मैनुअल एक झूठ निकलेगा। बिना गॉड बनने के गाइडेंस के मैं कुछ नहीं कर सकती, ना ही मेरा ब्रेक थ्रू हो सकता है। और जब हमारे एलाइस हमारे ऊपर हमला करेंगे तो आखिरकार अब हम क्या करेंगे? पर इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब वो लोग हमारे ऊपर हमला करने के लिए आएंगे तो हम अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। बेशक हेवनली डेमोनिक सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, पर मैं भविष्य में उस कल्प्रिट को सजा दे के रहूंगी। तभी निंग टैंग कहता है कि लगता है मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। ये फिर सोचती है कि सचमुच इसके पास गॉडली फिजिक्स है। अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं पर वो काफी बार ब्रेक थ्रू कर चुका है। ये चीज काफी कम देखने को मिलती है। ये फिर इसे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ ताकि तुम पीसफुली यहाँ पे कल्टीवेट कर सको। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे निंग टैंग 1 स्टार स्पिरिचुअल रेल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। ये फिर यहाँ कहता है कि स्पिरिचुअल रेल्म में एंटर होते ही डिफिकल्टीज और ज्यादा बढ़ गई है कल्टीवेशन के लिए, जिस वजह से मुझे और ज्यादा ऑरा की जरूरत पड़ेगी। पर बेशक भविष्य में जो कुछ भी हो, सबसे पहले मुझे अपने फाउंडेशन को स्टेबल करना पड़ेगा। वहीं से हमें कुछ ही दूर शैडो डेमोनिक सेक्ट के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कहता है कि सेक्ट लीडर यानी शशि यहाँ पे आ चुका है। तो सेक्ट लीडर कहते हैं कि शशि क्या तुमने ब्रेक थ्रू किया है? ये कहता है कि हाँ सेक्ट लीडर, आपका ये शिष्य ऑलरेडी स्पिरिचुअल रेल्म के पीक तक पहुंच चुका है। मैं बस एक कदम दूर हूँ अर्थ किंग रेल्म में पहुंचने की। ये कहते हैं कि तुम अभी सिर्फ 20 साल की हो और तुम अभी से इतनी ताकतवर हो। तुम्हारी जितनी पोटेंशियल है उस हिसाब से तो हमारे सेक्ट को हमारा सक्सेसर मिल चुका है। पर ये शर्मिंदगी है कि हमारे सेक्ट को हेवनली डेमोनिक सेक्ट ने अपने नीचे दबा रखा है, जिस वजह से हम उसके आगे कभी निकल ही नहीं पाए। एंशिएंट टाइम से डीमंस की रिस्पेक्ट की जाती है क्योंकि वो ताकतवर है। शशि कहता है वो इसलिए क्योंकि हेवनली डेमोनिक सेक्ट के पास उनकी ताकतवर एम्प्रेस है जो कि उन्हें करीब 100 सालों से लीड करती हुई आ रही है। ये कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा। हेवनली डेमोनिक सेक्ट जो है वो डेमोनिक पैथ को फॉलो करता है और वो कल्टीवेट करता है डेमोनिक आर्ट को। पर आखिरकार एक औरत जिसके सॉफ्ट हाथ है वो डेमोनिक पैथ को कैसे लीड कर सकती है? उसकी जगह हमारे डेमोनिक सेक्ट में से किसी को डेमोनिक पैथ का लीडर होना चाहिए था। शशि करीब 3 दिन के अंदर हेवनली डेमोनिक सेक्ट वाले डाउ कॉन्फ्रेंस को रखने वाले हैं जहाँ पे तुम हमारे सेक्ट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बनोगे। और याद रखना तुम्हारा वहाँ प्रेजेंट होना जरूरी है क्योंकि तुम हमारे सेक्ट की रेपुटेशन हो। ये कहता है कि आपका मतलब क्या है? दरअसल काफी समय से डेमोनिक पैथ के लोग एम्प्रेस से उतना ज्यादा खुश नहीं है और कुछ ही समय पहले काले बादलों ने यहाँ पे डेमोनिक सेक्ट को घेर लिया था और वहाँ पे थंडर टेबुलेशन हुआ था। इस बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता है। इस वजह से वहाँ पे कुछ ही दिनों में एक सारे जीनियसेस आने वाले हैं। शशि कहता है इसका मतलब हम उनके स्टूडेंट को अपने पैरों के नीचे झुका देंगे ताकि हम एम्प्रेस को चोट पहुंचा सके। ये कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। जब ऐसा होगा तो हम भी देखेंगे कि आखिरकार एम्प्रेस यहाँ पे डेमोनिक पैथ की अपनी पोजीशन को कैसे संभाल के रखती है। वहीं पे हमें निंग टैंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि इस बार मैं लकी था कि हेवनली डीमन अपने स्पिरिचुअल स्टेट में था, जिस वजह से वो थंडर और लाइटनिंग को नहीं झेल पाया और मैं मरते मरते बच गया। और जैसे कि मैंने पढ़ा था काफी सारी फोर्सेस लगातार लड़ी जा रही है एक दूसरे से। मेरे हिसाब से हमें जरूर से भविष्य में जाके काफी सारे ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है। और वो बिल्कुल सही थी। हर बार कोई मेरे साइड में नहीं रहेगा मेरी मदद करने के लिए, तो मुझे मेहनत करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। तभी इसका सिस्टम इसे बताता है कि फुल मून का जो चांद है उसके अंदर ऑरा भरा हुआ है और ये बिल्कुल सही टाइम है कल्टीवेट करने के लिए। कुछ ही देर में यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि आखिरकार कौन इतनी रात को फुल मून के क्लिफ के वहाँ पे कल्टीवेट कर रहा है। पर जब ये लोग देखते हैं ये फैमिली हेड होता है तो यहाँ पे लड़कियां कहती है कि फुल मून की नाइट को अपनी बीवी के साथ बिताने की जगह यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हैं। वो कितनी ज्यादा हार्ड वर्किंग है। वही लड़के यहाँ पे कहते हैं कि फैमिली हेड यहाँ पे हार्ड वर्क कर रहे हैं और हम भी उनके पीछे नहीं रहना चाहते, हम सब भी यहाँ पे कल्टीवेट करेंगे। और ये लोग यहाँ पे कल्टीवेट करने लग जाते हैं। वही इसका सिस्टम इसे बताता है कि सभी स्टूडेंट को शॉक और मोटिवेट करने की वजह से इसे रिवॉर्ड के तौर पर 10-4 मून लाइट ऑरा ऑब्जर्वेशन स्पीड मिलती है। पर निंग टैंग यहाँ पे सोचता है कि वो सब यहाँ पे शॉक किस वजह से हो गए। पर छोड़ो, मुझे तो यहाँ पे पीसफुली कल्टीवेट करना है। और यहाँ पे ये 10-4 मून लाइट ऑरा ऑब्जर्वेशन को एक्टिवेट कर देता है और इस वजह से ये काफी तेजी से मून लाइट को ऑब्जर्व करने लग जाता है। और ये देख के बाकी सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और इसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे एक एल्डर आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि आखिरकार तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे एक लड़की से बताती है कि ग्रेट एल्डर अपने मुंह बंद कीजिए, यहाँ पे फैमिली हेड कल्टीवेट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि फैमिली हेड कल्टीवेट कर रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से बिल्कुल सही देख रहा हूँ, क्या फैमिली हेड सचमुच कल्टीवेट कर रहे हैं। ये सब फिर यहाँ पे बैठ जाते हैं ताकि वो सब भी कल्टीवेट कर सके। वही पे मैं निंग
टैंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे 2 स्टार स्पिरिचुअल रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लेता है और कहता है कि अगर ऐसे ही रहा तो मैं जल्दी ही अर्थ किंग रेल्म में पहुंच जाऊंगा करीब 2 महीने के अंदर। इसकी बात सुन के एल्डर कहते हैं कि मुझे करीब 2 साल लगे थे स्पिरिचुअल रेल्म से अर्थ रेल्म में पहुंचने में, और ये प्लान कर रही है 2 महीने के अंदर ये कर दिखाएगा। इसे क्या लगता है, क्या ये पानी पीने जैसा आसान है? पर इसका कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये अब नॉर्मल है। तभी एक लड़का कहता है कि उधर देखो, फैमिली हेड के अंदर से यहाँ रोशनी आ रही है। दरअसल यहाँ पे निंग टैंग के सिस्टम ने उसे सबको शॉक करने की वजह से फेथ ऑफ कल्टीवेशन दिया होता है रिवॉर्ड के तौर पर। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं निंग टैंग को, जिसे यहाँ पे एक रिवॉर्ड मिला होता है जिसका नाम फेथ कल्टीवेशन होता है। इसमें अगर फॉलोवर्स आपके साथ कल्टीवेट करते हैं तो यहाँ पे फॉलोवर्स की जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो डबल हो जाती है। साथ ही साथ होस्ट को यहाँ पे रिप्लेनिश मिलता है। ये सुन के यहाँ पे ये काफी खुश हो जाता है, पर यहाँ पे ज्यादा फॉलोवर्स के रखने की जगह नहीं थी, तो ये सोचता है ये ग्रेट एल्डर को अपने साथ मिला लेगा, जिससे ये और रिप्लेनिश की ताकत और ज्यादा बढ़ा देगा। ये फिर एल्डर के पास चले जाता है और कहता है, ग्रेट एल्डर आज आसमान काफी साफ होने वाला है, साथ ही साथ मून लाइट भी आज काफी ब्राइट है, तो अगर हम एक दूसरे के साथ कल्टीवेट करें तो हम इससे काफी कुछ गेन कर सकते हैं। पर ग्रेट एल्डर इस चीज के लिए मना कर देते हैं। पर तभी यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का ब्रेक थ्रू होने लग जाता है, जो देख के एल्डर सोचते हैं कि लगता है ये काफी ज्यादा लकी है, उसने खुद कल्टीवेट करके अपना भी ब्रेक थ्रू करवाया और दूसरे का भी करवाया। अगर मैं भी इसके साथ मिल जाऊं तो शायद मैं भी ब्रेक थ्रू कर पाऊं। ये फिर इस चीज के लिए हाँ कर देता है और यहाँ पे कल्टीवेट करने लग जाता है, पर इसे कुछ भी स्पेशल महसूस नहीं हो रहा होता। तो स्टूडेंट्स से बताते हैं कि आपको ये चिल्लाना पड़ेगा कि फैमिली हेड सबसे कूलेस्ट है, तभी आप कल्टीवेट कर पाओगे। ये फिर चिल्लाता है कि फैमिली हेड सबसे कूलेस्ट है और इसकी जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो डबल हो जाती है। वही निंग टैंग सोच रहा होता है, ऑरा ऑफ मूनलाइट और पर्ल और पावर ऑफ फेथ के साथ मेरी कल्टीवेशन की स्पीड और ज्यादा बढ़ गई है। वही ग्रेट एल्डर बोल रही होते हैं कि फैमिली हेड के यहाँ होने से लगता है हेवन ने हमें ब्लेस किया है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है हेवनली डेमोनिक पैलेस के यहाँ पे, जहाँ पे एल्डर लेट हो चुके होते हैं। तो ये से पूछते कि तुम लेट कैसे हो गए। एल्डर से बताते हैं कि वो मूनलाइट क्लिफ की वहाँ पे फैमिली हेड के साथ पूरी रात कल्टीवेट कर रहे थे। पर दूसरे एल्डर से कहते हैं कि फैमिली हेड तो सिर्फ ब्लैक वॉरियर रेल में, आखिरकार तुम उसके साथ कल्टीवेट क्यों कर रहे थे। ये नहीं बताता है कि अगर आप फैमिली हेड को फॉलो करके कल्टीवेट करो तो आपकी कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ जाती है। जो सुन के सभी लोग इसकी तारीफ करने लग जाते और कहते कि अगली बार हमें भी ले जाना। पर एम्प्रेस ने कहती कि वो बात छोड़ो, अब मुद्दे की बात पे आती है। टाओ कॉन्फ्रेंस कुछ ही दिनों में चालू होने वाली है और अलग अलग सेक्ट से यहाँ पे अलग अलग जीनियसेस आने वाले हैं। ये बेशक एक फ्रेंडली मैटर हो, पर हमारे स्टूडेंट्स किसी से भी पीछे नहीं रहने चाहिए। ये कहते कि हाँ जरूर। हमें फिर 3 दिन के बाद दिखाया जाता है जहाँ दुनिया भर से यहाँ पे अलग अलग जीनियसेस इनके यहाँ पे आने लग जाते हैं, जिन्हें देख के ये सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जैसे कि सोरिंग सेक्ट का लिंग आओ या फिर शैडो डेमोनिक सेक्ट का यिन शांची, जो कि जीनियसेस माने जाते हैं। उतने में यहाँ पे सेंट याओची आ जाती है। वैसे तो सेंट का किसी से भी झगड़ा नहीं है और साथ ही साथ वो एम्प्रेस की वेडिंग में भी नहीं आई थी, पर वो इस बार सबको विजिट करने के लिए आई है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो स्पेशल होने वाला है। तभी यहाँ पे एक बंदा कहता है कि आप सभी का हेवनली डेमोनिक सेक्ट में स्वागत है। मेरा नाम लिंग चैंग शेंग है और मैं आपको कॉन्फ्रेंस स्टेज तक गाइड करूंगा। पर याओची से पूछती है कि सीनियर, मैंने काफी सारे हेवनली सेक्ट के स्टूडेंट्स को क्लिफ के ऊपर कल्टीवेट करते हुए देखा है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आखिरकार क्लिफ के टॉप पे कौन बैठा हुआ है। ये से बताता है कि वो हमारे फैमिली हेड है, जो कि उन सभी डिसिप्लिन को गाइड कर रहे हैं। पर यहाँ पे लिन याओ कहता है कि वो तो सिर्फ स्पिरिचुअल रेल में, आखिरकार वो इन सबको कैसे गाइड कर सकता है। वही हमें निंग टैंग के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे और स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। निंग टैंग फिर यहाँ से उड़ के कॉन्फ्रेंस स्टेज के यहाँ पे चले जाता है ताकि वो अपनी स्किल को और ज्यादा इंप्रूव कर सके, सबको शॉक करके। वही कॉन्फ्रेंस स्टेज के यहाँ पे डेमोनिक सेक्ट के स्टूडेंट्स को सभी लोग चैलेंज दे रहे होते हैं, पर वो लोग अच्छे से उसे जीत रहे होते हैं क्योंकि काफी सारे जीनियस यहाँ पे डेमोनिक सेक्ट में भरे हुए हैं। ग्रेट एल्डर यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास इलाइट डिसिप्लिन है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्फ्रेंस में हमारी ही जीत होने वाली है। पर ये कहती है कि खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, 3 सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाले ओपोनेंट अब तक स्टेज पे आए नहीं है। तभी निंग टैंग इसके पीछे आके कहता है अगर वो तीनों सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ओपोनेंट है तो मैं उन्हें देखना चाहूंगा। तभी यहाँ पे यंग शाशी स्टेज के यहाँ पे आ जाता और कहता है कि कुछ लोग दाओ स्वॉर्ड को चुनते हैं कल्टीवेशन के लिए, कुछ लोग म्यूजिक दाओ को चुनते हैं। दाओ का जो पैथ होता है उसके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पर मैं यंग शाशी आज इन चीजों को मानने से इंकार करता हूँ। मुझे इन चीजों के बारे में फिक्र नहीं है। चलो दाओ के बारे में बात करते हैं। क्या किसी को इस सवाल का जवाब पता है? पर इसके सवाल को सुन के सभी लोग सोचते हैं कि लगता है ये यहाँ पे ट्रबल क्रिएट करने के लिए आए, इसी वजह से सब लोग यहाँ से इसे निकालने की सोच रहे होते हैं। पर वहीं पे यंग शशि सोच रहा होता है कि आज मैं हेवनली डेमोनिक सेक्ट को सभी के सामने बदनाम कर दूंगा। वही एम्प्रेस सोच रही होती है कि अगर आपको दाओ के बारे में थोड़ा सा भी पता चल गया तो आप बिना कल्टीवेटिंग के यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर सकते हो। लगता है शैडो डेमोनिक सेक्ट पूरी
पूरी तरह प्रिपेयर हो गया है आज। पर सभी एल्डर्स यहाँ पे कहते हैं क्या तुम यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आओ, ये भी कोई सवाल होता है, इसे यहाँ से धक्के मार के निकाल दो। उतने में यहाँ पे निंग टैंग कहता है कि डेमोनिक सेक्ट की सारी लड़कियां इसे पसंद करती है, पर इसे देख के तो लग रहा है कि एक औरत ने मर्द के कपड़े डाल लिए है। यहाँ पे यंग शशि सोचता है कि लगता है यही फैमिली हेड है, इसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। शशि फिर इन सबको कहता है क्या पूरे हेविली डेमोनिक सेक्ट के पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है क्या? पर निंग टैंग कहता है कि सीसी तुम्हारा सवाल एकदम सिंपल है और डाउ कॉन्फ्रेंस में पूछने लायक तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शशि को जो कि सोच रहा होता है। उसे देखने से तो वो काफी ज्यादा काम लग रहा है। क्या उसे सचमुच मेरे सवाल का जवाब पता है? ये इम्पॉसिबल है, इस सवाल को मैं काफी समय से तैयार कर रहा हूँ। आखिरकार ये स्टूपिड सा फैमिली हेड इस जो कि स्पिरिचुअल रेल्म में है, उसे इस सवाल का जवाब कैसे पता हो सकता है? वही एल्डर यहाँ पे निंग टैंग से पूछ रहे होते कि फैमिली हेड क्या आपको सचमुच इस सवाल का जवाब पता है? पर निंग टैंग कहता है कि दाव क्या होता है? आखिरकार इतने सिंपल से सवाल को इतना डिफिकल्ट क्यों बनाया जा रहा है? तुम बस देखो मैं इस सवाल का कैसा जवाब देता हूँ। ये भी स्टेज की यहाँ पे आ जाता है जिसे देख के यहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सभी लोग इसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। पर शशि से कहता है कि तुम काफी यंग और तुम्हारा लेवल भी काफी कम है। क्या डेमोनिक हेवनली सेक्ट सचमुच अपने आप को बदनाम करना चाहता है तुम्हें यहाँ पे इस सवाल का जवाब देने के लिए? पर निंग टैंग कहता है कि कुछ चीजें उम्र के हिसाब से नहीं की जाती। तभी यहाँ पे लिन आओ कहता है कि सवाल को सिंपल सवाल कहना सचमुच ये काफी बड़ी स्टूपिडिटी है। वो सचमुच नॉनसेंस जैसी बातें कर रहा है। पर निंग टैंग इसे कहता है कि सीसी गौर से देखो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि डाउ क्या होता है। डाउ फॉर्मलेस होता है, साउंडलेस और सेंटलेस भी, जिसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती। दाउ ने हेवन और अर्थ को बनाया है और दाउ से ही ये दुनिया चलती है। इसका ये जवाब सुन के सभी लोग इसकी यहाँ पे तारीफ करने लग जाते हैं और साथ ही साथ याओची भी इस पे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। पर शशि से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम बेकार सी चीजों को बोल के यहाँ से चले जाओगे जो कि दूसरों को समझ नहीं आती? ये कहता है कि लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं आता सिर्फ बोलने के अलावा। अनएजुकेटेड भी होना काफी बुरी बात है, इसी वजह से मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ। पर ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें दोबारा से ये लेसन नहीं देने वाला। दाव के अंदर करीब 3000 पैच होते हैं जिनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम स्वॉर्ड दाव को ले सकते हो। अगर तुम स्वॉर्डमैनशिप को चुनते हो तो तुम स्वॉर्ड इंस्टेंट को लर्न करते हो जिससे तुम स्वॉर्ड्स को चलाना सीखते हो। अगर एक पर्सन स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस करते जाए तो एक समय के बाद वो उसे समझ जाएगा और उसे हम स्वॉर्ड दाव कहते हैं। और मेरे हिसाब से अब तुम्हें पता चल गया होगा कि दाव क्या होता है। मैं तुम्हें एक एक करके तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ पे फिर सभी स्टूडेंट कहते हैं कि इसका मतलब फैमिली हेड ये कहना चाहते हैं कि करीब 3000 पैथ है दाव के अंदर और हर एक पैथ की खुद की एक यूनिकनेस है। निंग टैंग फिर से कहता है कि दाव सिंपली वो एक पैथ है जिसे तुम 3000 पैथ्स में से चुनते हो जब तुम सक्सीड हो जाते हो कल्टीवेटिंग में। पर दाव ऑलरेडी तुम्हारे हार्ट में है, वरना तुम आखिरकार कल्टीवेशन में ही कैसे सक्सीड कर पाते? और इसका ये जवाब सुन के सभी लोग इसकी तारीफ करने लग जाते हैं। पर यहाँ पे शशि कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको कल्टीवेट करना है तो आपको दाव को समझ में आना चाहिए। पर तुम ये कह रहे हो कि दाव तो हमारे हार्ट के अंदर ऑलरेडी है। अगर ये इतना ही सिंपल होता तो अब तक मैं ब्रेक थ्रू कर जाता। आखिरकार मैं ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ये फिर यहाँ पे काफी कंफ्यूज हो जाता है। निंग टैंग समझ जाता है कि वो ये एडमिट नहीं कर रहा, पर उसकी हरकतों को देख के वो समझ जाता है कि उसने हार एडमिट कर ली है। यहाँ पे फिर इन सबको शॉक करने की वजह से इसे यहाँ पे एक बोनस स्किल कार्ड मिला होता है जो कि ग्रेट एम्प्रेस स्ट्राइक होता है, जिसे ये बाद के लिए बचा लेता है जब ये अपने से ताकतवर विरोधी से लड़ेगा। शशि फिर यहाँ पे अपनी हार मान लेता है और यहाँ से जाने लग जाता है। पर जाने से पहले वो इसे कहता है कि मैं यहाँ पे फेल हो गया, अब सेक्ट लीडर को ही अपना मूव करना पड़ेगा। पर क्या हुआ जो तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया? जब मैं अपने सेक्ट के वहाँ पे लौट जाऊंगा तो तुम्हें काफी बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर लिंग याओ आ जाता है जो कि कहता है कि मैं स्वॉर्ड दाव के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये कहता है कि हाँ जरूर। पर इसे देख के निंग टैंग सोच रहा होता है कि एकदम बढ़िया मौका है जो मार्शल आर्ट स्किल यहाँ पे सिस्टम ने इसे दी है उसे यहाँ पे इस्तेमाल करने का। लिंग याओ फिर से कहता है कि ये शैडो स्वॉर्ड है जो कि एक ट्रेजर ग्रेड वेपन है। ये फिर इसे दिखाता है कि इसकी स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है जो देख के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। दरअसल वेपन यहाँ पे 5 ग्रेड में डिवाइडेड है, मैजिक वेपन, स्पिरिचुअल वेपन, इमॉर्टल और आर्टिफैक्ट। वैसे तो आर्टिफैक्ट से भी काफी ताकतवर वेपन्स है पर उसे अब तक किसी ने देखा नहीं है और निंग टैंग इस बात का फायदा उठाने का फैसला करता है। लिंग याओ फिर से कहता है कि फैमिली हेड आपके पास कोई स्वॉर्ड नहीं है क्या? अगर आपके पास स्वॉर्ड नहीं है तो आखिरकार हम स्वॉर्ड दाव को कैसे डिस्कस करेंगे? ये कहता है कि मेरे पास एक भी नहीं है। तो सभी लोग यहाँ पे इसे अपनी स्वॉर्ड देने लग जाते हैं। पर ये कहता है कि वैसे तो मेरे पास स्वॉर्ड नहीं है पर वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मेरे पास एक अलग ही फॉर्म में स्वॉर्ड है। और निंग टैंग यहाँ पे ऑरा को स्वॉर्ड में कन्वर्ट करने लग जाता है जो देख के लिंग याओ हैरान हो जाता है। दरअसल ये स्वॉर्डमैनशिप की एकदम कंप्लीट परफेक्शन पे पहुंच चुका होता है जो देख के लिंग याओ भी काफी हैरान होता है। निंग टैंग इसका नाम स्वॉर्ड इंस्टेंट ड्रैगन बताता है जिसे देख के ये लोग काफी हैरान हो चुके होते हैं। पर कुछ ही देर में निंग टैंग यहाँ पे स्वॉर्ड को गायब कर देता और कहता है कि मुझे माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया। अगर मैं स्वॉर्ड इंस्टेंट को थोड़ा और सीख लेता
तो शायद यहाँ पे मैं इसे मास्टर कर पाता। लगता है मुझे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पर लिनाओ से कहता है कि फैमिली हेड, आपने स्वॉर्ड इंस्टेंट को मास्टर कर रखा है, मैं आपके लेवल का बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं आपसे नहीं लड़ सकता, इस वजह से मैं सरेंडर करता हूँ। और लिनाओ वापिस चले जाता है। इसके बाद याओची की बारी आती है और निंगटैंग याओची को बुला लेता है, पर इससे पहले वो यहाँ पे आती को इसके ऊपर हमला कर देता है और इसके जो ऑरा है वो सप्रेस हो जाता है और ये सोचता है कि हमला इसके ऊपर किसने किया है, पर जल्दी इसे एहसास हो जाता है ये इमॉर्टल एम्परर रेल्म के कल्टीवेटर का काम है। तो ये सोचता है कि कहीं इसके ऊपर एम्प्रेस ने तो हमला नहीं किया। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं इन लोगों के ऊपर कोई अनजान ताकत हमला कर देती है, पर किसी तरह एम्प्रेस अपनी ताकत से उस हमले को रोक देती है। यहाँ पे सभी लोग काफी शुक्रिया करते हैं एम्प्रेस का कि उसने अपनी ताकत की मदद से इस ऑपरेशन को रोक दिया। एम्प्रेस फिर यहाँ पे इसे कहती है कि ओल्ड शैडो डीमन, अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, अब बाहर भी आ जाओ। वो आदमी फिर इसके सामने आ जाता और इसे बताता है कि हमारे जो 5 मेजर सेक्ट्स है वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि तुम डेमोनिक दाव की लीडर हो। मेरे हिसाब से अगर करंट अफेयर्स को देखे तो तुम्हें अपनी लीडरशिप को किसी और को सबमिट कर देना चाहिए। यहाँ पे इसके अलावा और भी काफी सारे लोग आए होते हैं, जैसे कि पॉइजन वैली लीडर स्नेक वेनम, डेमोनिक सोल सेक्ट एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर, यिंग यांग सेक्ट लीडर वे यिंग यांग, स्कॉर्पियन गेट लेडी स्कॉर्पियन और शैडो डेमोनिक सेक्ट लीडर ओल्ड शैडो डीमन। इन सबको देख के एल्डर ने कहते हैं कि आप लोगों को शर्म नहीं आ रही, आप 5 स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर जो कि इमॉर्टल एम्पर रेल्म में हो, वो यहाँ पे हेविली डेमोनिक सेक्ट को फोर्स करने के लिए आए हो। वहीं पे निंगटैंग सोच रहा होता है कि ये 5 इमॉर्टल एम्पर रेल्म में है, क्या मेरी वाइफ इन सबको रोक पाएगी? तभी इसकी सिस्टम इसे बताती है कि होस्ट यहाँ पे अपनी वाइफ को हल्के में ले रहा है, उसे बस अभी बैठ के एंजॉय करना चाहिए जो शो उसके सामने हो रहा है। ये सोचता है कि वर्स्ट सिनेरियो में ये हो सकता है कि मैं अपने एम्परर पंच स्किल को एक्टिवेट कर दूं ताकि मैं अपनी वाइफ की मदद कर सकूं। तभी एम्प्रेस ने कहती है कि तुम लोग लीडर बनना चाहते हो, पर क्या तुम उसके काबिल भी हो क्या? इसकी ये बात सुन के लोग कहते हैं कि उन्होंने उनकी बातों को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया, लगता है एम्प्रेस का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा ताकतवर है। याओची कहते कि हाँ, बैटल को कोई भी होने से नहीं रोक सकता, पर वही निंगटैंग कह रहा होता है कि यही मेरी वाइफ है, वो सबको डोमिनेट करके रखती है। उतने में यहाँ पे स्कॉर्पियन लेडी कहती है कि एम्प्रेस तुम काफी ज्यादा घमंडी हो, तो हमें ब्लेम मत करना तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए। ये फिर एल्डर सोल डिस्ट्रॉयर को कहती है कि हमारे ट्रेजर जो कि हमारा सेक्ट का है उसे निकाल दो, और ये होता है सोल डिस्ट्रॉइंग डायग्राम, और इसका यूज करते ही यहाँ पे काफी सारी आत्माएं आ जाती है। यह आदमी फिर से बताता है इस लो ग्रेड इमॉर्टल वेपन को बनाने के लिए मैंने 9999 सोल को इसके अंदर ट्रैप कर दिया है, जो कि कभी भी रिकानेट नहीं हो सकते। वैसे तो मैं एक साथ इतने सारे सोल्स को समन नहीं कर सकता, पर मैं करीब 1000 सोल्स को तो समन कर सकता हूँ, जो कि तुम्हारे सेक्ट को तबाह करने के लिए काफी रहेंगे। इसकी ये बात सुन के लोग सोच रहे होते हैं कि इमॉर्टल वेपन ये काफी एक्सट्रीमली ताकतवर होता है, अगर ये वेपन ये लाया है तो इसे हराना काफी मुश्किल है, क्योंकि उसके लेवल से हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास पूरी फौज है जिनसे लड़ते लड़ते हम सभी मारे जाएंगे। वाइनिंग टैंक का सिस्टम उसे बता रहा होता है कि होस्ट को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसका थंडर ट्रिब्यूलेशन आसानी से इन सबको यहाँ पे खत्म कर सकता है। उसी के साथ ये घोस्ट जो है वो इसके यहाँ पे सोल पर्ल के लिए काफी अच्छे रिसोर्सेस हो सकती है। पर निंगटैंग कहता है ये तो अच्छी बात है, पर मुझे वो सोल डिस्ट्रक्शन डायग्राम चाहिए, मैं उसका यूज करना चाहता हूँ। उतने में एम्प्रेस ने कहती है कि तुम सब लगता है तैयार होके आए हो, तुम सभी के पास इमॉर्टल वेपन है। ये कहते कि हाँ, हम सभी के पास इमॉर्टल वेपन है और आज तुम्हारा खात्मा होके रहेगा। तभी निंगटैंग इसे कहते हैं कि वाइफ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग भौंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वेपन यहाँ पे मास्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि उसका मास्टर उसे कैसे यूज करता है। अगर मास्टर को उसे यूज करना नहीं आता तो वो किसी काम का नहीं है। इस ओल्ड डिस्ट्रॉयर को तो मेरे ऊपर छोड़ दो। वो आदमी फिर से कहता है कि लड़के, बिना एम्प्रेस की प्रोटेक्शन के मैं तुम्हें एक उंगली से मार सकता हूँ। तभी यहाँ पे एम्प्रेस हवा में चले जाने लग जाती है और यहाँ पे वो ब्रेक थ्रू करने लग जाती है। यहाँ पे वो काफी सारे डेवन रेल में ब्रेक थ्रू कर जाती है और इन्हें कहती है कि अब मैं सोच रही हूँ कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे चैलेंज करोगी। ये देख के लेडी स्कॉर्पियन ने कहती है कि ये तो इमॉर्टल एम्परर रेल्म के एकदम पीक पे है, ओल्ड घोस्ट तुमने तो ये बिल्कुल भी नहीं बताया था। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि घबराओ मत, अगर हम सब एक साथ उसके ऊपर हमला करें तो वो हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं टेक सकती। ओल्ड शैडो डीमन फिर यहाँ पे सोल डिस्ट्रॉयर को कहता है कि अपने 3000 सोल्स को एक साथ निकाल दो ताकि हम उसके साथ जीत सके, और सोल डिस्ट्रॉयर ऐसे ही करता है, वो यहाँ पे 3000 सोल्स को निकाल देता है और ये सब मिलकर एम्प्रेस के ऊपर हमला कर देते हैं। ओल्ड शैडो डीमन यहाँ पे सोल डिस्ट्रॉयर को उसे फॉलो करने के लिए कहता है ताकि वो एम्प्रेस को मार सके। वहीं पे निंगटैंग यहाँ पे सभी शैडो से लड़ते हुए इन्हें कह रहा होता है कि अगर तुम मेरी बात सुनो तो मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। इसे ऐसा देख के लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार फैमिली हेड इन घोस्ट से लड़ते हुए इतने ज्यादा शांत कैसी है, और इन सभी को शॉक करने की वजह से इसे यहाँ थंडर ट्रिब्यूलेशन रीस्टेन फॉर्मेशन मिल
जाता है, जिसका यूज करके ये यहाँ पे जितने भी घोस्ट होते हैं जो किसकी बात नहीं सुन रहे होते उन सबको यहाँ पे तबाह कर देता है। और उसी के साथ सोल डिस्ट्रॉयर का भी कनेक्शन अपने घोस्ट से टूट जाता है। निंग टैंग फिर इन सभी सोल्स को कहता है, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, तभी तुम्हें फ्रीडम मिल सकती है। ये देख के यहाँ पे सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मेशन बना रहा होता है। ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार फैमिली हेड को फॉर्मेशन कैसे बनानी आती है। तभी यहाँ पे निंग टैंग के हाथ में सोल डिस्ट्रॉयर का वेपन लग जाता है और वो यहाँ पे सोल डिस्ट्रॉयर को कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया इन 3000 सोल्स के लिए। यहाँ पे सोल डिस्ट्रॉयर इनसे पूछता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, आखिरकार वो लड़का है कौन और उसने मेरे डायग्राम को रिफाइन कैसे किया। एक बंदा इसे कहता है कि वो एक ट्रैश के अलावा कुछ नहीं है, पर यहाँ पे डेमोनिक शैडो उसे कहता है कि नहीं, उसने बस प्रिटेंड किया कि वो वीक है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। तभी एम्प्रेस इनके ऊपर हमला करते हुए कहती कि तुम सबके पास बातें करने का समय है पर लड़ाई करने का नहीं, और ये इन सब के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे डेमोनिक शैडो इन सबको इससे बचने के लिए कहता है, पर इनमें से कोई भी बच नहीं पाता, जिस वजह से इन्हें काफी चोट आती है। इनका एक साथी इन्हें कहता है कि अब उनके हम ट्रैप में फंस चुके हैं, हम चाहे भी तो अब कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डेमोनिक शैडो इन्हें कहता है कि घबराओ मत, अगर हम इमॉर्टल वेपन को सैक्रिफाइस कर दे तो हम किसी तरह एम्प्रेस को मारने में कामयाब हो जाएंगे, उसके बाद हम बाकी चीजों को हैंडल कर लेंगे। ये सब फिर मिलकर एम्प्रेस के ऊपर हमला कर देते हैं। एम्प्रेस उसे बचने की कोशिश करती है पर वो बच नहीं पाती है और ये लोग उसे पकड़ लेते हैं, जिस वजह से एम्प्रेस यहाँ पे हिल नहीं पा रही होती है। तभी डेमोनिक शैडो यहाँ पे सोल डिस्ट्रॉयर को कहता है कि जल्दी करो और अपने डायग्राम को यहाँ पे लाओ ताकि हम एम्प्रेस को मार सके। और सोल डिस्ट्रॉयर फिर निंग टैंग के ऊपर हमला कर देता है और उसे कहता है कि ब्रैट आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे डायग्राम को रिफाइन करने की, आज तुम्हारी मौत मेरी हाथों से लिखी हुई है। तभी यहाँ पे एम्प्रेस कहती है अगर तुमने उसे चोट भी पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम सबको यहाँ पे मार दूंगी, और ये इन सब के ऊपर हेविली डेमोनिक पाम से हमला कर देती है, जिनसे इन सभी को यहाँ पे काफी ज्यादा चोट पहुंचती है। वहीं पे वो बूढ़ा आदमी निंग टैंग के ऊपर हमला कर देता है, पर यहाँ पे एम्प्रेस उसके ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है। सभी लोग यहाँ पे हैरान होते हैं क्योंकि इस बूढ़े आदमी के हमले से शायद ऐसा भी हो सकता है कि निंग टैंग यहाँ पे मारा जाए। ये देखे लिन नाओ यहाँ पे कहता है कि लगता है मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी, पर याओजी उसे रोक देती है और कहती है कि ये इमॉर्टल्स की लड़ाई है, अगर हम वहाँ पे गए तो हम दोनों ही वहाँ पे मारे जाएंगे। वहीं पे हम देखते हैं निंग टैंग को जो कि अपने सिस्टम को एम्प्रेस स्ट्राइक एक्टिव करने के लिए कहता है और वो ऐसे ही कर देता है। और वो बूढ़ा इंसान ये देख कहता है कि आखिरकार तुम्हारे अंदर इमॉर्टल एम्परर की पावर्स कैसी आई है, क्या तुम एक इमॉर्टल एम्परर हो। निंग टैंग इसे कहता है कि बूढ़े आदमी आज तुम्हारे मरने का समय आ चुका है, और निंग टैंग इसके ऊपर हमला कर देता है जिससे ये बूढ़ा आदमी यहाँ पे मारा जाता है। तभी यहाँ पे एम्प्रेस आ जाती है जो कि निंग टैंग से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, पर वो यहाँ पे ये भी सोच रही होती है कि निंग टैंग यहाँ पे स्पिरिचुअल रेल्म में आखिरकार उसके अंदर इमॉर्टल एम्परर का ऑरा कैसे आया। निंग टैंग को फिर यहाँ पे चक्कर आने लग जाते हैं क्योंकि उसने जरूर से ज्यादा ताकत यूज कर ली होती है और वो सीधे एम्प्रेस के जाके बलून्स पे गिरता है और वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पे एल्डस आ जाती है और एम्प्रेस निंग टैंग को उन्हें देख के कहती है कि ये बस थक गया है, इसी वजह से बेहोश हो गया है, इसका ख्याल रखो। ये फिर बाकी सेक्ट वाले को कहती है कि लगता है हमारा अकाउंट सेटल करने का समय आ चुका है, पर ये लोग इसे डर के यहाँ से भागने लग जाते हैं। पर ये इसे कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हाथों से बच के निकल सकते हो। एम्प्रेस फिर अपने एरो से इनके ऊपर हमला कर देती है जिनमें से यहाँ पे काफी सारे लोग मारे जाते हैं, पर वो ओल्ड शैडो डीमन जो है वो किसी तरह यहाँ पे ब्लड स्केप का यूज करके यहाँ से भाग जाता है। तो एम्प्रेस यहाँ पे ग्रेट एल्डर को कहती है कि मैंने चारों इमॉर्टल एम्प्रेस का ख्याल रख लिया है, तुम बस वहाँ पे जाके उसे फिनिश कर दो। ये कहता है कि ठीक है। वही हमें राइटस एलियंस के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे एक एल्डर जेंग टियान को बता रहे होते हैं कि जितने भी सेक्ट वाले वहाँ पे गए थे वो सब मारे गए हैं, बस किसी तरह शैडो डीमन वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुआ, पर उसे भी काफी बुरी चोट आई है। और जो एम्प्रेस का हस्बैंड गुड फॉर नथिंग था उसने यहाँ पे किसी तरह इमॉर्टल एम्परर की पावर को समन कर लिया, जिसके बाद उसने सोल डिस्ट्रॉयर को मार गिराया। ज़ेंटियन इसे बताते कि एम्प्रेस अभी इमॉर्टल एम्परर की पीक पे आखिरकार कितने ही लोग उसे यहाँ पे लड़ने के लिए चैलेंज कर सकते हैं। और बात रही उसके हस्बैंड की जो कि गुड फॉर नथिंग है, शायद से उसने यहाँ पे कुछ उसे आर्टिफैक्ट दिया होगा ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। पर एल्डरिन ने बताते हैं कि इस हादसे के बाद उनका जो नाम है वो हेवनली स्पिरिट डोमेन में जल्दी से फैलता जा रहा है और लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं। पर ये से कहते कि फिक्र मत करो, जब हमारे वाइट गॉड हेवनली पैलेस लीडर सेक्यूल्यूशन से बाहर आ जाएंगे और हम भी इमॉर्टल एम्परर पे पहुंच जाएंगे, तब एम्प्रेस हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकती, वो हमारे ओपोनेंट नहीं रहेगी फिर। और हाँ, एक और बात सभी को बता दो, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट आए थे ट्रेनिंग के लिए, अगर कोई भी यहाँ पे हेवनली डेमनिक सेक्ट का डिसिप्लिन हो उन सबको मार दो बिना किसी मर्जी के। ये कहता है कि ठीक है। वही हमें 3 दिन के बाद होली पूल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं निंग टैंग को जिसे अभी अभी होश आया होता है और इसकी बॉडी काफी ज्यादा दर्द हो रही होती है। तभी अपनी वाइफ को देखता है यानी कि एम्प्रेस को, जो कि यहाँ पे बैठ के इसका इंतजार कर रही होती है उठने का, और ये काफी ज्यादा चिंता में लग रही होती है। निंग टैंग इसे देख के सोचता है कि मेरी वाइफ सचमुच काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, वो बाहर से कितनी भी कठोर हो पर दिल से वो बिल्कुल साफ है, मुझे अभी अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, जब मेरी वाइफ यहाँ पे आएगी तो मैं उसे सरप्राइज दे दूंगा। तभी हम देखते हैं एम्प्रेस अपने सारे कपड़े उतार देती है और इसकी तरफ
आने लग जाती है और ये देख के इसे काफी ज्यादा शौक लगता है, क्योंकि पिछली बार जब इसने इसके साथ सांप सीढ़ी का खेल किया था जब वो इसे पूरी तरह अच्छे से नहीं देख पाया था। पर असल में तो एम्प्रेस ने यहाँ पे कपड़े इसलिए उतारे होते हैं ताकि वो अपनी होली यंग फिजिक्स से इसका जो हीलिंग फैक्टर है उसे रिकवर कर दे, जिसकी मदद से ये जल्दी से हील हो पाए। पर ये देखते कि निंग टैंग की जो हार्ट बीट है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी होती है और उसी के साथ यहाँ पे वो सांस भी ले रहा होता है। ये सोचती है कि आखिरकार एक बेहोशी वाला इंसान ऐसी चीजें कैसे कर सकता है। तभी ये जाग जाता है और इसे सरप्राइज कर देता है। ये कहती है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे क्या अब तक? ये कहता है कि हाँ। निंग टैंग इसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। ये कहती कि मजाक करना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये फिर यहाँ पे इसे अपने साथ ले जाने लग जाती है। ये इसे पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? ये कहती कि चुपचाप मेरे साथ चलो। और ये देखता यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो इसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी सिस्टम इसे बताता है कि सभी लोगों को शॉक करने की वजह से उनका फेथ तुम्हारे ऊपर बढ़ गया है। इसी वजह से तुम्हारे पास अब काफी सारी फेथ एनर्जी है जिसे तुम स्टोर कर सकती हो और बाद में उसका यूज करके तुम किसी के ऊपर भी अटैक कर सकती हो, जो कि काफी घातक हो सकता है। निंग टैंग अब तक 30% फेथ एनर्जी को स्टोर कर चुका होता है। ये सोचता है ये तो काफी बढ़िया है, अगर मैं इसे पूरी तरह भर लूं तो मैं किसी के ऊपर भी कितना बड़ा हमला कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे ग्रेट एलर्ट निंग टैंग को कहते कि फैमिली हट, आप फाइनली उड़ गए। मैं आपके बारे में काफी चिंता कर रहा था, मुझे लगा था कि उस हमले के बाद आप कभी उठ ही नहीं पाओगे। एम्प्रेस फिर निंग टैंग को वो वेपन दिखाती है जो उन लोगों को मारने के बाद इसे मिले होते हैं और ये इमॉर्टल वेपन्स होते हैं। पहला वेपन होता है मिड ग्रेड ड्रैगन स्पीयर, जो कि एक लो ग्रेड इमॉर्टल वेपन है। दूसरा वेपन होता है ब्लैक टोटोर शील्ड, जो कि एक लो ग्रेड इमॉर्टल वेपन है। और तीसरा वेपन होता है रेड स्काई स्वॉर्ड, जो कि एक मिड ग्रेड इमॉर्टल वेपन है और ये काफी ताकतवर है। एम्प्रेस फिर निंग टैंग को कहती है कि अगर हमें उन 4 सेक्ट का नामो निशान मिटाना है तो हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो निंग टैंग तुम इनमें से कोई से भी वेपन को चुन सकते हो। निंग टैंग सोचता है वो चाहे तो इन तीनों वेपन को ले सकता है, पर वो सोचता है जितनी उसकी ताकत है उस हिसाब से ये तीनों वेपन को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अगर ये रेड स्काई स्वॉर्ड को चुने तो ही इसके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये इसके साथ ढल सकती है। ये फिर इस वेपन को चुन लेता है और इसके ऊपर अपना ब्लड गिरा देता है ताकि इसे अपने मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट कर सके। पर ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा ताकतवर होती है, इस वजह से शुरू में निंग टैंग इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, पर थोड़ी देर के बाद ये स्वॉर्ड इसे अपने मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट कर लेती है। पर थोड़ी देर के बाद ये स्वॉर्ड सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल वेपन बन के रह जाती है। एम्प्रेस इसे बताती है कि ये रेड स्काई स्वॉर्ड है, जो कि अपने मास्टर के हिसाब से अपनी ताकत को कम ज्यादा कर लेती है। तो ये कहता है इसका मतलब ये मेरी ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। ये कहती कि हाँ, अगर तुम ताकतवर बनोगे तो उसके साथ ये स्वॉर्ड भी ताकतवर बन जाएगी, अगर तुम कमजोर हो गए तो ये स्वॉर्ड भी तुम्हारे साथ कमजोर हो जाएगी। ये तुम्हारी ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए। ये सोचता है कि अगर मैं अपनी ताकत को इम्प्रूव करते जाऊं तो इसका मतलब इस वेपन को मैं किसी भी इमॉर्टल वेपन से ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। एम्प्रेस फिर इसे कहती कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आखिरकार तुम्हारे पास वो एम्प्रेस स्ट्राइक कहाँ से आई? क्या तुम मुझे बता सकते हो? मुझे पता है तुम्हारी फिजिक्स के साथ तुम एम्प्रेस शैडो को समन नहीं कर सकते हो, आखिरकार ये ताकत तुम्हारे पास कैसी आई? पर निंग टैंग को पता होता है वो इस बारे में इसे नहीं बता सकता, क्योंकि इमॉर्टल एम्पर रेल्म के अलावा भी और भी काफी ताकतवर लोग हैं और ये हेवनली स्पिरिट डोमेन जो है वो 3 हेवंस में से एक है और उसके अंदर 9 रेल्म्स भी है। इसे पता होता है कि इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, पर इसमें सिस्टम इन्वॉल्व है, तो इस बारे में ये एम्प्रेस को बिल्कुल भी नहीं बता सकता। जितने कम लोग इस चीज में इन्वॉल्व होंगे और जितने कम लोगों को इस चीज के बारे में पता होगा उतना इसके लिए कम खतरा होगा। निंग टैंग फिर से कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, तो इस बारे में मुझे मत पूछो, जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो ये कहती कि ठीक है, जब तुम मुझे बताने ही नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, पर याद रखना ये ट्रेजर को किसी के सामने एक्सपोज मत करना, क्योंकि कब कोई तुम्हारे ऊपर अचानक से हमला कर दे तुम्हें नहीं पता। ये कहते कि तुम्हारा शुक्रिया ये कहने के लिए वाइफ, मैं इसका ध्यान रखूंगा, पर तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य में जब मुझे चांस मिलेगा तो मैं जिस ताकत को यूज कर रहा हूँ उस ताकत के बारे में तुम्हें जरूर से बताऊंगा, पर मुझे ये नहीं पता कि मैं तुमको कब बताऊंगा। तब यहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि इसे कहता है कि एम्प्रेस याओची आपको यहाँ पे बुला रही है ताकि वो आपसे बात कर सके। ये इसे कहती कि उसे वहीं पे इंतजार करने के लिए कहो, मैं 2 मिनट में वहाँ पे आती हूँ। याओची फिर एम्प्रेस को कहती कि मुझे यहाँ पे वैसे ही मदर क्वीन ने भेजा है ताकि मैं आपसे हेवनली मिरर को बोरो कर सकूं, जो कि आपके सेक्ट के यहाँ पे है। ये इसे कहती है कि हेवनली मिरर हमारे यहाँ का प्रीशियस ट्रेजर है, आखिरकार तुम्हें उसकी क्या जरूरत पड़ेगी सेंट। ये इसे कहती है कि मैं इस बारे में आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये हमारी याओची क्लैन का सीक्रेट है, पर अगर आप वो मिरर हमें देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम आपको याओची इमॉर्टल एलिक्सर प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसकी ये बात सुन के एम्प्रेस हैरान हो जाती है और कहती कि याओची इमॉर्टल एलिक्सर ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। याओची होली लैंड ये भी हमें देने के लिए तैयार है, सिर्फ एक हेवनली मिरर के लिए। दरअसल ये फ्लावर जो है वो याओची क्लैन के यहाँ पे उगता है और ये एक लोटस होता है। इसे उगने के लिए करीब 10 साल लगते हैं। जब ये पूरी तरह फॉर्म हो जाता है तो इसके अंदर काफी सारे स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। अगर कोई इमॉर्टल एम्पर रेल्म वाला इसे कंज्यूम कर लेता है तो वो डायरेक्ट डीमन गॉड रेल्म में पहुंच सकता है। इसी वजह से ये काफी ज्यादा कीमती होता है।
याओची फिर से कहती है कि अगर आप इस चीज के लिए मान जाती हो तो उस एलेक्सर से आप जल्दी ही ब्रेक थ्रू कर सकती हो और उसके बाद आपके राइटनेस अलायंस से जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये कहती कि ठीक है, मैं इस चीज के लिए हाँ करती हूँ, पर मेरे पास एक कंडीशन है। याओची पूछती कि किस तरह की कंडीशन। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं निंग टैंग को, जो कि एम्प्रेस को कह रहा होता है कि तुम चाहती हो कि उस मिरर को मैं होली लैंड के यहाँ पे ले जा सकूं ताकि उस एलिक्सर की मदद से मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं। एम्प्रेस ऐसे कहती है कि हाँ, उसे पता है कि वो अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए काफी मेहनत कर रहा है, इसी वजह से वो इसे ये चांस देना चाहती है। ये से बताती है कि उस जगह में एक स्क्रेट पैलेस है जहाँ पे ये अपने फिजिक्स को इम्प्रूव कर सकता है। अगर ये मिरर को वहाँ पे ले जाए और यहाँ पे क्वीन मदर से इस चीज के बारे में पूछे तो वो इस चीज के लिए अप्रूव कर सकती है। ये फिर यहाँ पे सोचने लग जाता है कि अगर एम्प्रेस वहाँ पे नहीं होती तो शायद आज ये किसी के हाथों मारा जाता, तो बेटर यही रहेगा कि अपनी ताकत को बढ़ा ले। निंग टैंग फिर इसके लिए मान जाता है और इस चीज के लिए इसका शुक्रिया करता है, पर ये फिर से छेड़ने लग जाता है और कहता है क्या तुम्हें फिक्र नहीं है, क्योंकि याओची की जितने भी डिसिप्लिन है वो काफी ज्यादा सुंदर है। एम्प्रेस से कहती है अगर तुमने कुछ भी बुरा करने की कोशिश की तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तो ये से कहता है कि तुम्हें क्या डर नहीं लगता कि तुम एक विडो बन जाओगी। ये से कहती कि ऑफ कोर्स नॉट, क्या तुम ये तो प्लान नहीं कर रहे कि तुम क्लिफ के वहां पे जाके कल्टीवेट करोगे या फिर तुम मेरे साथ बेड पे रात बिताना चाहोगे। ये कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ बेड पे रात बिताना चाहता हूँ। ये फिर इसके करीब आने लग जाता है, पर एम्प्रेस इसे रोक देती है और कहती कि आज मैं ये सब नहीं करना चाहती, मैं बस यहाँ पे सोऊंगी। तो ये इसे गले लगा लेता है और इसके साथ यहाँ पे सो जाता है और यहाँ से कहानी वूड भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना और ये बताना मत भूलना कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है।